हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं विरद एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं एक विशेष मुद्दे पर चर्चा को लेकर के। चर्चा है कि क्या गूगल अब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बिहेव करने लगा है या क्या उसके कदम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आगे बढ़ रहे हैं। मुद्दा गंभीर है। आप कई बार, क्योंकि शुरुआती चरण जब होता है तो आम जनजीवन को इसके बारे में पता नहीं चलता, पर जब हम एक स्लोगन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, एक ये स्लोगन है। दूसरा, हम इतिहास से सीख करके अपने वर्तमान और भविष्य को सुधार सकते हैं। दूसरा स्लोगन वर्तमान संदर्भ में ज्यादा प्रासंगिक होता है, क्योंकि किसी चीज के रिपीटिशन पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, बट अगर कोई चीज रिपीट हो रही है और अगर वो इस संदर्भ में रिपीट हो रही है कि वो निगेटिव हो रही है, क्योंकि इतिहास अच्छा भी है और बुरा भी। अगर बुरा इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है तब जरूरत है दूसरे स्लोगन पर गौर करने की, जिसमें ये कहा जाए, जिसमें ये समझा जाए कि हम इतिहास को फिर से देखकर, फिर से पढ़कर, समझकर वहां पर हुई गलतियां सुधार सकें और उस सुधार से आज को सुधार सकें और आने वाले भविष्य को सुधार सकें। कुछ ऐसा ही अवसर आन पड़ा है, ऐसा महसूस होता है। इसलिए हम आज के इस टॉपिक पर, आज के इस सेशन में इस विषय पर हम एनालिसिस करना चाहेंगे और अंत में हम ये समझना चाहेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसके क्या मायने निकल सकते हैं, कैसे उसको रोका जा सकता है। तो इन सब चीजों के ऊपर हमारी थोड़ी सी चर्चा रहेगी। आइए जरा एक नजर डालते हैं। चर्चा की शुरुआत जो है वो हम करेंगे सबसे पहले ये जानते हुए कि इसकी अभी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इस पर अभी हम डिस्कशन क्यों लेकर के आए हैं। क्या कुछ ऐसा घटित होता हुआ दिख रहा है जो हमें ये बता सकता हो कि हाँ, इसकी आवश्यकता है। फिर हम ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम यहां पर क्यों लेकर के आ रहे हैं, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे डेफिनेटली। आइए शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि मुद्दा जो है वो क्या है। सबसे पहले हम मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। अभी हाल ही की बात है, शायद 1 मार्च की बात है, ठीक है, 1 मार्च की बात है, पिछला शुक्रवार रहा होगा, ठीक है। 1 मार्च को तकरीबन 1 दर्जन एप्लीकेशंस जो हैं, एप्लीकेशंस गूगल से, गूगल के प्ले स्टोर से डिलीट कर दी गई, डिलीट कर दी गई, डिलीट कर दी गई कह सकते हैं, या प्ले स्टोर से हटा दी गई, एक ही बात है, हटा दी गई। ऐसा जो है हमको अभी खबर सुनने को मिली होगी और आपने इसके बारे में जाना भी होगा शायद। तो अब यहां से एक चीज है कि क्या जो ये बात है कि एप्लीकेशन से गूगल ने प्ले स्टोर से जो एप्स हैं उन एप्स को हटा दिया, तो प्रश्न उठता है क्यों, क्या कारण रहे होंगे, क्यों हटा दिया, है ना। पहला तो प्रश्न आपके मन में यही आ रहा होगा कि क्यों हटा दिया। दूसरा प्रश्न है कि क्या ऐसा करने का अधिकार गूगल को है, क्या सच में गूगल ऐसा अधिकार रखता है, उसके पास में इस तरीके का अधिकार है। ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा रहेगी, बट हमको ये समझना है कि अभी 1 मार्च 2024 को जो ये हुआ, जो इन नामी गिरामी एप्लीकेशंस को हटा दिया गया, जिसमें बहुत ही कई सारे बड़े बड़े एप्लीकेशंस भी थे। अब यहां पर 1 दर्जन एप्लीकेशन की बात जब आ रही है तो खबर कुछ थोड़ी दूसरी तरीके की है। तकरीबन, मतलब ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 200 एप्स जो हैं, या तकरीबन 2000 के आसपास के एप्स जो हैं उनको हटाया गया है, जिसमें से 10 बड़े एप्स हैं, जिनमें से अभी भारत सरकार का इंटरवेन हुआ और सख्त रुख भारत सरकार की तरफ से अपनाया गया। IT मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने तेज तर्रार भाषा में बात करके
बीच बचाव किया और फिर कुछ ऐप्स जो हैं वो फिर से जिनको हटा दिया गया था एप्लीकेशंस से क्या नाम है प्ले स्टोर से, उनको दोबारा से रखा गया। लेकिन अभी भी काफी सारे ऐप्स हैं जिनको हटा दिया गया है, डिलीट रखा गया है। तो ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है। देखिए ये मुद्दा 1-1.5 साल पहले से भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि अभी का मुद्दा है, पहले से भी ये चीज रही है। पिछले वर्ष 2000 अगर हम बात करते हैं 23 की, तो 2023 में भी इस तरीके का एक मुद्दा था। तो हम सबसे पहले तो जो ये मुद्दा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, पहले इसको समझेंगे। आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले जो करंट सिनेरियो है उसको समझेंगे, जिससे कि आपको केस समझ में आए कि बात यहाँ गूगल की क्यों हो रही है। फिर गूगल क्या है, तो हम पहले तो ये समझेंगे कि गूगल का मुद्दा क्या है, गूगल का मुद्दा क्या है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि जो गूगल है उस जैसे कुछ दूसरे टेक कंपनीज भी हैं। गूगल क्या है, एक प्रकार की टेक कंपनी है। इस प्रकार की कुछ अन्य टेक कंपनीज हैं, अन्य टेक कंपनीज हैं, और वो भी बड़ी बड़ी अन्य टेक कंपनीज हैं जो इस तरीके का बिहेवियर रखती हैं, जिसको लेकर के ये एक समझ विकसित करने का हम प्रयास कर रहे हैं यहां पर। तो हम उन अन्य टेक कंपनीज के बारे में, उनकी एक्टिविटीज के बारे में समझेंगे, गूगल के बारे में समझेंगे, उनकी एक्टिविटीज के बारे में समझेंगे, और उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनका कंपेयर ईस्ट इंडिया कंपनी से करेंगे। और जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, वैसे तो कई सारी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, लेकिन जब ऑलमोस्ट साधारणतः हम जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, हम देखेंगे कि हमारे इतिहास में क्या वर्तमान स्थिति में जो चीज हो रही है, क्या इस कंपनी ने उसे कभी पहले किया था, और अगर कुछ उसी के मिलते जुलते कदमों पर ये कंपनियां चल रही हैं और हमने अपना एक शानदार इतिहास पढ़ रखा है, और आज के वर्तमान देश में आजाद भारत में हम सब लोग इस कंपनी और उस कंपनी के बाद आने वाले शासन के बारे में बेहतर तरीके से जब जानते हैं, तो क्या अभी भी हमें आंखें बंद रखनी चाहिए या फिर उसमें कुछ कदम उठाने चाहिए या उसमें कुछ कदम निकालने चाहिए? फॉरवर्ड स्टेप्स क्या होने चाहिए, भारत सरकार का इंटरवेन इसमें कैसे होना चाहिए, इन सब मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो वर्तमान मुद्दा है गूगल को लेकर के, इसकी एक टाइमलाइन है। इसकी टाइमलाइन क्या है, इसकी टाइमलाइन को सबसे पहले हमें समझना होगा। सबसे पहले हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और ये बात शुरू हो जाएगी तकरीबन अप्रैल 2023 से। कहां से शुरू हो जाएगी? अप्रैल 2023, लगभग ये चीज जो है अप्रैल 2023 से होनी शुरू हो जाएगी। अप्रैल 2023 में एक कंपनी है जिसका नाम है मैट्रिमोनी.com। क्या नाम है? मैट्रिमोनी.com। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा शायद, इसका सुना है कि नहीं सुना है? मैट्रिमोनी.com, इन्होंने गूगल की एक पॉलिसी है, न्यू बिलिंग पॉलिसी। न्यू बिलिंग पॉलिसी, इसको लेकर के उस समय मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, यानी कि एक मुद्दा तो ये हो गया, हमें पढ़ना ये भी होगा जब हम यहां पर ये जांच रहे हैं, तो हमें इस मुद्दे में भी डिस्कशन करना होगा कि गूगल की बिलिंग पॉलिसी क्या है, जिसको लेकर के ये विवाद हो रहा है। बिलिंग पॉलिसी, ठीक है, ये बिलिंग पॉलिसी जो है उसको लेकर के हम आपको यहां पर बताने का प्रयास करेंगे। तो नई बिलिंग पॉलिसी जो है उसके ऊपर हमारी थोड़ी सी डिस्कशन रहेगा। अब नई बिलिंग पॉलिसी क्या है उसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। अभी मान लीजिए कि कुछ है ये बिलिंग पॉलिसी, कुछ है ये, अभी थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, हम डिस्कशन करेंगे आगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि अभी ये कुछ है, पर जो भी है, ये भारत के जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, उन स्टार्टअप कंपनीज के लिए ये नागवार है। अभी कुछ मान के चलिए कि एक ऐसी परिस्थिति है जो भारत के स्टार्टअप कंपनीज जो है वो नहीं चाहती हैं कि हो। फिर भी मैं थोड़ा सा यहां पर क्लियर कर देता हूं जिससे कि आप पॉइंट्स को समझ सकें। बेसिकली जब कोई एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो वो एप्लीकेशंस क्या करते हैं, आपको कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं। अब उन सुविधाओं के माध्यम में
कई बार वो आपसे किसी सर्विसेज को जब प्रदान करते हैं तो आपसे उसका चार्ज लेते हैं, फीस कह सकते हैं, वो लेते हैं। जैसे किसी एप्लीकेशन ने कोई सुविधा दी, आपने उसका सब्सक्रिप्शन लिया किसी चीज के लिए, तो वो उस ऐप के थ्रू लिया। तो गूगल ये कहता है क्योंकि आपको हमने उस एप्लीकेशन को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, सो उस प्लेटफॉर्म से किसी ने आपका ऐप डाउनलोड किया है और वो जो ऐप डाउनलोड किया है उससे उसने आपके प्रोडक्ट्स को परचेज किया है, कॉमर्शियल बात है ये, परचेज किया है, तो वो जो चीज है, वो जो शुल्क है, उसका कुछ परसेंट हम आपसे एज अ सर्विस टैक्स लेंगे। उस सर्विस टैक्स को इन्होंने बिलिंग पॉलिसी कहा है। तो ये बिलिंग है, गूगल बिलिंग, ये हम लेंगे आपसे, जिसको कि अभी तक नहीं लिया जाता था और इसको ना लिया जाए ये नीति है, ये मुद्दा है। गूगल ने कई सारे तर्क दिए हैं इस पर और कई सारे तर्क जो हैं वो स्टार्टअप्स के भी हैं। तो इन्हीं मुद्दे को लेकर के matrimony.com ने जब 2023 में सारी चीजें शुरू हुई तो उस समय अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत जो थी वो मद्रास हाई कोर्ट थी। मद्रास हाई कोर्ट ने matrimony.com को गूगल को और matrimony.com को, क्योंकि वो सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो गूगल पे थे, उसके सर्विसेज गूगल पर थी, तो जब matrimony.com ने ये न्यू बिलिंग पॉलिसी के तहत बिलिंग जो पे है, जो शुल्क है, ये शुल्क पे करने से जब मना कर दिया, शुल्क देने से जब मना कर दिया, तो गूगल ने इस एप्लीकेशन को वहां से डिलिस्ट करने का इनको नोटिस दिया कि हम, अगर आप नहीं पे करोगे तो हम इसे डिलिस्ट कर देंगे, आपका एप्लीकेशन गूगल प्लेलिस्ट पे नहीं दिखाई देगा, प्ले स्टोर पे नहीं दिखाई देगा। और इसी मुद्दे को लेकर के जब matrimony.com गया तो गूगल को उस समय मद्रास हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आपको उसे रिलिस्ट करना पड़ेगा, आप उसे ऐप से हटा नहीं सकते। तो ऐप्स को प्ले स्टोर से संचालित करने का आप अधिकार वापस दें, आप उसे रोक नहीं सकते। ठीक है, तो जो भी आपकी नई बिलिंग नीति है, चाहे उसका अनुपालन ये कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, लेकिन आप एप्लीकेशन से उसको नहीं हटा सकते, आप प्ले स्टोर से उसको नहीं हटा सकते, और इसके ऊपर फर्दर डिस्कशंस होंगे, लेकिन फिलहाल आप उन्हें री एंट्री कराइए। और ये जो निषेधाज्ञा थी जो मद्रास हाई कोर्ट ने दी, ये इस निषेधाज्ञा की वैलिडिटी जो थी वो 1 जून 2023 तक थी, 1 जून 2023 तक थी, इसकी वैलिडिटी यहां तक थी, यानी इस तिथि तक अब गूगल जो है इनको प्ले स्टोर से नहीं हटा सकता था। तो ये एक मुद्दा हो गया जो एक टाइमलाइन में था। तो इसका मतलब जून के बाद ये मुद्दा फिर गर्मा सकता है, और गर्माया। मुद्दा हुआ जून और जुलाई 2023 में। जून जुलाई 2023 में ये मुद्दा जो है वो फिर से सामने आता है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जून जुलाई 2023 तक थी। और अब केवल ये लड़ाई matrimony.com की ही नहीं रह गई, बल्कि इसमें मैट्रिमोनी के साथ में matrimony.com जो है, इसके साथ में अन्य स्टार्टअप्स भी आ गए। अन्य स्टार्टअप जो भारत के दूसरे स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने भी अपने आप को इसमें शामिल किया, और जो अस्थायी निषेधाज्ञा जो ये थी, इसकी वैलिडिटी को बढ़ाने की बात करी, और 5 स्टार्टअप्स इसमें जो है शामिल हुए। अदालत ने matrimony.com को जो भी अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी उसको बढ़ा दिया थोड़ा सा, और फिर से गूगल को निर्देश दिया कि अभी आप, गूगल को फिर से निर्देश दिया गया, यहां पर किसने दिया है, वही हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, मद्रास हाई कोर्ट ने, कि अभी आप उसको आप वहां से उसको लिस्ट से नहीं हटा सकते हैं, डिलिस्टिंग नहीं कर सकते, मत करिए अभी। लेकिन डिलिस्टिंग नहीं करिए,
लेकिन उस मामले में एक हाईकोर्ट ने यह भी बात कही कि कंपनी जो है वो गूगल को 4% तक का भुगतान कर सकते हैं। यानी कि इन कंपनीज को ये कहा गया, गूगल को ये कहा गया कि आप इन्हें डिलिस्ट ना करें, और इन कंपनी को कहा गया कि जो भी यहां पर शुल्क लगाया जा रहा है वो शुल्क बहुत ज्यादा था, मतलब आप मतलब 15 से लेकर के 30% के आसपास तक अलग अलग कंपनीज के हिसाब से लगाया जा रहा था। तो ये कहा गया कि 15 से 30% नहीं, फिलहाल 4% तक सोचा जा सकता है। अभी फिलहाल 4% तक आप लोग पे करिए, तब तक आगे मुद्दा देखा जाएगा। तो ये बात जो है वो जुलाई 2023 की हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, अगस्त 2023 की बात करते हैं। अगस्त 2023 में एक और मुद्दा हुआ। अगस्त 2023 में मद्रास हाईकोर्ट ने, अदालत जो है मद्रास हाईकोर्ट जो है उसकी एक एकल न्यायाधीश की एक बेंच थी, उसके पास में इन लोगों ने फिर से याचिका दी कि हम ये इसमें भी छूट चाहते हैं, ये अभी ठीक नहीं है, ये लगाना उचित नहीं है। तो उस समय मद्रास हाईकोर्ट जो है उसमें एकल न्यायाधीश की एक बेंच है, एकल न्यायाधीश की बेंच है। उस बेंच को एक याचिका दी गई, और याचिका के संदर्भ में है कि ये भी ठीक नहीं है, ये नहीं लेना चाहिए गूगल को, और हमें ऐसे ही गूगल को आगे कंटिन्यू कर देना चाहिए जैसे अभी तक कर रहे थे। तो इस याचिका को हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, हाईकोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, इसे अस्वीकार कर दिया, इस याचिका को अस्वीकार कर दिया, और ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ये जो मुद्दा है कि अब इसके आगे हमें चीजों को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, तो ये मुद्दा जो है वो अब सीसीआई का और आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में है। तो क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को अब सीसीआई और आरबीआई के अधिकार क्षेत्र का करार कर दिया, जिससे पुनः जो स्टार्टअप्स थे वो इस मामले से संतुष्ट नहीं हुए, और जब वो इस मामले से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने इस आदेश के खिलाफ जो है वो एक अपील करी। ठीक है, ये अपील पुनः जो है जनवरी 2024 में आपको देखने को मिलेगी। जनवरी 2024 में हाईकोर्ट में ये मामला फिर से गया। ठीक है, हाईकोर्ट में ये मामला जो है वो फिर से गया। अब जनवरी 2024 में क्या हुआ, जनवरी 2024 की अगर हम बात करें, ठीक है, जनवरी 2024 की बात करते हैं, तो जनवरी 2024 में मद्रास हाईकोर्ट डिवीजन ने फिर से एक बार, यानी हम ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने उसको जो है, जो एकल न्यायाधीश का जो डिसीजन आया था जिसके खिलाफ पुनः जो है मद्रास हाईकोर्ट में अपील करी गई, डिवीजनल बेंच में इस बार अपील करी गई, तो डिवीजनल बेंच ने भी एकल न्यायाधीश का जो फैसला था उसको बरकरार रखा, और जो याचिका थी वो फिर से खारिज हो गई। यहां पर याचिका जो है ये पुनः खारिज हुई। ठीक है, याचिका जो है एक बार फिर से जनवरी 2024 में फिर से खारिज हो गई, लेकिन अदालत ने इस बार कुछ जो स्टार्टअप हितकारी कार्य है वो भी किया। जैसे कि अदालत ने पहले की जो अंतरिम सुरक्षा की जो अनुमति थी उसे दी है, जिसमें गूगल को एप्स को 3 हफ्ते तक डिलिस्ट करने से रोक दिया गया है। तो अब जनवरी में 3 हफ्ते का यहां पर फिर से कह सकते हैं 3 हफ्ते तक गूगल क्या करे, गूगल जो है डिलिस्ट नहीं कर सकता, डिलिस्ट नहीं करेगा। और अब आप विचार कर लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या तय करना है। यानी कि ठीक है, अभी भी आपको डिलिस्ट नहीं किया जाएगा, अगर आप पे नहीं कर रहे हैं तब भी आपको डिलिस्ट नहीं किया जाएगा। गूगल से 3 हफ्ते का समय और लिया गया, और जब ये 3 हफ्ते का समय और लिया गया, और अभी इसमें वो जो जैसे जो 4% वाला मामला था ये अभी कंटिन्यूशन में है। जब ये आया तो यहां पर अपील हुई, इसको रिजेक्शन मिला,
यहां से रिजेक्शन मिला तो वो डिविजनल कोर्ट में गए, वहां से भी रिजेक्शन मिला, और फिर वहां पर 3 हफ्ते का गूगल को भी समय दिया गया कि 3 हफ्ते तक आप भी इसको डिलीट नहीं करेंगे और वो भी अभी सिस्टम में रहेंगे, वो 4% एटलीस्ट देना पड़ेगा। फिर 9 फरवरी 2024 को 9 फरवरी 2024 को मुद्दा जो है अब सुप्रीम कोर्ट में है। फरवरी 2024 की बात है, जब ये वाला कंडीशन हुआ कि मद्रास हाई कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा जो अंतरिम सुरक्षा दी गई थी, अंतरिम सुरक्षा में क्या दिया गया था कि आपको अभी डिलिस्ट नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि जो डिविजनल बेंच और उससे पहले एकल न्यायाधीश और उससे पहले का जो डिसीजन है कि जिसमें आपको 4% देना है, इस बदले डिलिस्ट नहीं किया जाएगा, वो कंटिन्यूशन में रहेगा। और ये मुद्दा जो है वो सीसीआई देखेगा। तो अभी क्या हुआ कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया 9 फरवरी 2024 को, आप देख सकते हैं कि 9 फरवरी 2024 तक मद्रास हाई कोर्ट की जो सुरक्षा थी वो समाप्त हो जाती है, यानी उनकी आज्ञा गूगल के ऊपर 9 फरवरी 2024 तक थी, क्योंकि 3 हफ्ते का समय दिया गया था। तो अब गूगल ने, अब क्या है कि अब क्योंकि वो 9 फरवरी को वो जो 3 हफ्ते का समय था वो समाप्त हो गया, और जब समाप्त हो गया तो गूगल जो है वो जो भी एप्स थे या जो भी याचिकाकर्ता वाले पक्ष के जो लोग थे उनके एप्स को अब डिलीट करने का उसके पास में, वो कहता है कि हमें अनुमति मिल गया, अधिकार मिल गया, क्योंकि 3 हफ्ते का समय खत्म हो गया है 9 फरवरी को। और उसने ये आरोप लगाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, लेकिन इसी बीच मैंने आपको कहा कि 9 फरवरी का जो समय है, उस 9 फरवरी के समय में आप देखेंगे कि गूगल जो है वो क्या कह रहा है, गूगल कह रहा है कि इन्होंने जो हमारी जो कंपनी की जो पॉलिसी है, बिलिंग नीति जो है, उसका उल्लंघन किया है अभी तक। बिलिंग नीति जो है, उस बिलिंग नीति का क्या किया है, उल्लंघन किया है अभी तक, इसलिए अब जो है इनको डिलिस्ट किया जाएगा, डिलिस्ट करा जाएगा। तो इनके पास में अब ये कहा कि वो भी समय खत्म हो गया, तो अब हम डिलिस्ट कर रहे हैं। लेकिन डिलिस्ट मतलब डिलिस्ट कर सकता था गूगल यहां पर, लेकिन उस समय तक 9 फरवरी तक अभी डिलिस्ट हुआ नहीं। और इसी बीच 3 दिन बाद यानी 12 फरवरी को अंतरिम राहत को लेकर के फिर से सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंचे। ठीक है, देखिए ये अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा है मामला, मतलब फरवरी 2024 में 9 फरवरी की घटना है और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है फरवरी में ही 12 को, फरवरी 12 2024 को। फरवरी 12 2024 को मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है तो वहां पर आप देखेंगे कि अंतरिम राहत पाने के लिए फिर से अपील करी गई है जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनके द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने एक दो चीजें सुप्रीम कोर्ट के यहां पर ध्यान देनी पड़ेगी कि जो अपील करी है वो अपील स्वीकार करी गई है, अपील स्वीकार करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली कि हम इस मुद्दे को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन गूगल को नोटिस जारी किया और यह कहा कि इस पर जो हमें फैसला देना है वो फैसला हम 19 मार्च को देंगे। 19 मार्च को इसकी जो है सुनवाई होगी और तब जो है इसका फैसला आएगा 19 मार्च को। यानी 12 फरवरी के को सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने हाथ में लेकर के 19 मार्च की तारीख तय कर दी है। लेकिन इस दौरान इस याचिका के साथ साथ जो याचिकाकर्ता हैं उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें चाहिए थी अंतरिम सुरक्षा, अंतरिम सुरक्षा चाहिए थी। किस चीज से, कि जो ये बिलिंग नीति है वो उनके ऊपर स्टे रहे या फिर उसे ना लागू किया जाए या फिर उसे आगे बढ़ाया जाए जब तक फर्दर डिसीजन आपका ना आ जाए, तो और गूगल को आदेश दिया जाए कि वो लिस्ट से ना हटाएं। तो अंतरिम सुरक्षा का जो ये अपील था, इस अपील को इनकार कर दिया, अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। तो अंतरिम सुरक्षा, अंतरिम राहत जो है उससे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
फिर से वही बात, उस चीज से इनकार कर दिया। तो स्टार्टअप इस प्रकार से यदि गूगल चाहे तो शिकायतकर्ताओं के ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाने की अनुमति रखता है। और इसी का पालन करते हुए उसने क्या किया, 1 तारीख को यानी कि 1 मार्च को तमाम सारे फेमस ऐप्स जो हैं, जैसे यही matrimonial.com है, कुकू FM है, और भी तमाम बड़े स्टार्टअप्स जो हैं, उनको क्या कर दिया है, उनको समाप्त मतलब उनको जो है डिलिस्ट कर दिया। जब डिलिस्ट कर दिया तो तुरंत जो आईटी मंत्रालय के जो प्रमुख हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने इस मामले में इंटरफियर किया और उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है और इस तरीके से तुरंत जो है उसे क्या करना चाहिए, पुनः बहाल करना चाहिए। अब इस सब इंटरफियर से कई सारे ऐप्स जो हैं वो वापस आ गए हैं। जब मामला भारत सरकार की तरफ से हुआ तो कुछ चीजें हैं जो वापस आ गई हैं, कुछ ऐप्स जो हैं वो वापस से एप्लीकेशन पे दिखाई देने लगे हैं, हालांकि गूगल ने उन्हें डिलिस्ट कर दिया था। तो अभी वास्तविक रूप में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे मुद्दे को तो देखेगा, जांचने का प्रयास करेगा, समझने का प्रयास करेगा, लेकिन इन सब मुद्दों में आपको मालूम है कि इन सब मुद्दों में सीसीआई के पाले में गेंद है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है, जिसको हम बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो जो है गूगल प्ले की बिलिंग नीति की जांच करेगा। क्या बिलिंग नीति, अब देखिए बिलिंग नीति का अपोजिशन किया क्यों जा रहा है, उसका रीजन क्या है कि आप जो है उसे 15% से लेकर के 30% तक आप जो है उस पर एक तरीके से सर्विस चार्ज लगा रहे हैं। बिलिंग नीति में बिलिंग जो है वो 15 to 30% तक का है, जो कि बहुत ही ज्यादा है पर परचेजिंग पर, जो कि बहुत ही ज्यादा है, उचित नहीं है, जबकि ये सब चीजें अभी तक निशुल्क रही थी। तो प्रतिस्पर्धा नियामक ने अक्टूबर 2022 में एक अविश्वास का आदेश दिया था और उस अविश्वास के आदेश के जवाब में गूगल जो है वो नई बिलिंग नीति लेकर के आया था। और डेवलपर्स जो हैं, ऐप के जो डेवलपर्स हैं, उनके द्वारा शिकायत करी गई कि बिलिंग नीति ठीक नहीं है। तब सीसीआई जो है इस मामले की लगातार जो है वो जांच कर रहा है। क्या मीडियम, क्या मध्य मार्ग निकलेगा, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, गूगल इतने समय बाद इस तरीके की चीजें क्यों कर रहा है, भारत में सीसीआई के जो आदेश हैं उसका उल्लंघन गूगल की तरफ से क्यों हो रहा है, और फिर इतनी बड़ी जो ये पॉलिसी है, इतनी बड़ी जो ये बिलिंग नीति है, इतनी बड़े अमाउंट की जो बिलिंग नीति है, ये क्यों लेकर के आई जा रही है। और इसका प्रीवियस जो वेस्टर्न या पाश्चात्य देशों से आने वाली जो औपनिवेशिक विचारधारा की जो कंपनियां थीं, उससे क्या कोई इसका लेना देना है? अब अगर है तो किस प्रकार का है, उस मुद्दे को अब हम यहां पर देखेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी आपको वर्तमान मुद्दा समझ में आया होगा कि वर्तमान में मुद्दा क्या है। अभी इसको हम सारांश इसका अगर हम प्रस्तुत करें तो वो ये है, सारांश ये है कि गूगल के प्ले स्टोर पर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनको आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाउनलोड करते हैं, उनसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो गूगल कहता है इन ऐप डेवलपर से कि आपको हमें क्या देना होगा, आप हमें जो है बिलिंग पॉलिसी के अंतर्गत आप इसका सरचार्ज हमको देंगे या चार्ज हमको देंगे, जो एक तरीके से लगान की भांति है कंपनीज के ऊपर, वो आपको पे करना पड़ेगा। और वो भी हाई रेट्स के हैं, 15 to 30% के हैं, जिसको लेकर के अगर इस तरीके से स्टार्टअप कंपनीज को इतना पे करना पड़ गया तो फिर वो जो स्टार्टअप्स की जो एक सोच है, अब देखिए इसमें भारत सरकार की एक नीति आती है कि भारत सरकार इस समय स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है। ऐसे में स्टार्टअप्स डिमोटिवेट होंगे और जो ये बड़ी कंपनीज हैं, जो कि इतनी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, ये टेक कंपनीज वैसे भी अपनी पॉलिसीज में इस चीज को रखती हैं कि वे छोटी कंपनीज को अपने क्रॉस ना जाने दें
और अगर उन्हें कुछ लाभ चाहिए भी तो हमारे अम्ब्रेला के अंदर रहकर ही उनको उसको मिले। तो इन सब चीज़ों को भी अभी हम समझेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें, और ऐसी चीज़ हम पूर्व में इतिहास में पढ़ भी चुके हैं। तो उसी से यहाँ पर एक कंपैरिजन चल रहा है, उसी का लेकर के यहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको जो मोटी मोटी बात है वो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो अब इस मुद्दे को समझने के बाद कि भाई गूगल ने कुछ बिलिंग नीति जारी करी है और उस बिलिंग नीति को भारतीय स्टार्टअप्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस मुद्दे को किस तरीके से आगे समझा जा सकता है, आइए उस पर एक नजर डालें। सबसे पहले हम ये चर्चा करें कि आखिर गूगल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है, सबको मालूम है, लेकिन अगर आप आज की डेट में सोचते हैं, आपने कहावत भी सुनी होगी, किसी को कुछ नहीं आ रहा है, अरे यार गूगल कर लो, मतलब गूगल में सर्च कर लो। तो गूगल इज वन ऑफ द बिगेस्ट सर्च इंजन इन टुडेज टेक वर्ल्ड, डेफिनेटली आज के समय में। और ऐसा नहीं कि गूगल ही एकमात्र सर्च इंजन है, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब सर्च इंजन है। गूगल के आने से पहले आप देखेंगे कि याहू काफी एक बड़ा सर्च इंजन हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन आप याहू करने के बजाय आप गूगल करना पसंद करते हैं। तो गूगल है, याहू है, इन्फोसीक है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे फेमस जो हैं आपको, ये सब जिसने अपने लाइकस बहुत चला वो करता था, एक्साइट बहुत चलता था, जेवीज चलता था, इन सब का इस्तेमाल जो है वो लगातार किया जाता था। बेसिकली मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूं वो क्या है कि सेवा शुल्क एक तरीके से यहां पर लिया जा रहा है गूगल की तरफ से, जो कि उचित नहीं लग रहा है स्टार्टअप्स को। और इसीलिए क्योंकि जो उनकी पॉलिसी है, गूगल ने कहा कि कंपनी पॉलिसी को भारतीय स्टार्टअप्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको अपने प्लेलिस्ट से डिलिस्ट कर देंगे। और कर दिया उन्होंने। जब उन्होंने कर दिया, काफी बड़े बड़े ऐप्स थे, जैसे शादी.com मैंने बताया, कुकू FM है, नौकरी.com है, 99 एकर्स हैं, ऐसे करके बहुत सारे एप्लीकेशंस को उन्होंने क्या कर दिया, डिलिस्ट कर दिया। अब बार बार मैं यहां पर एक टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं, स्टार्टअप, और आपको मालूम है कि जो वर्तमान भारतीय सरकार है वो स्टार्टअप्स को काफी प्रमोट कर रही है, और ये सरकार का दूसरा चरण है जो 2024 तक अभी चलेगा। 2024 में पुनः चुनाव होंगे। अब उसमें यही सरकार कंटिन्यू करेगी या फिर कोई नई सरकार आएगी, ये तो देखने का विषय होगा, ये तो जनता निर्धारित करेगी इलेक्शन में। परंतु स्टार्टअप्स को तो कोई नई सरकार भी आकर के हटाना नहीं चाहेगी। डेफिनेटली स्टार्टअप्स जो हैं वो एक ऐसी प्रक्रिया हैं जो देश को नवाचार प्रदान करती हैं, तो इनका अस्तित्व तो है। और पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो 1 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में एस्टैब्लिश हो चुके हैं, जिनमें से मोर देन 100 तो ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं। तो एक अच्छा स्टार्टअप का हमारे यहां स्कोप है और वो एक अच्छा भविष्य भी है। अब अगर स्टार्टअप्स जो कि अभी इनोवेशन के स्टेज में हैं, नवाचार के स्टेज में हैं, ग्रोइंग स्टेज में हैं, उन्हें इस तरीके के हैवी चार्जेस को अगर बियर करना पड़ा, तो इनमें संभावना है कि ऐसे कई से स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो अपने कदम को वापस खींच लेंगे और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब एक मुद्दा ये बन जाता है कि क्या भारतीय स्टार्टअप्स के लिए गूगल, जो कि भारत का नहीं है, आप सब लोगों को मालूम है, कैलिफोर्निया, तो क्या भारत के स्टार्टअप्स जो हैं उनका जो पूरा एक इकोसिस्टम है, वो सारा इकोसिस्टम कुछ गूगल जैसी बड़ी जो टेक कंपनीज हैं उनके द्वारा उनका भविष्य निर्धारित होगा क्या? फिलहाल तो जिस तरीके से गूगल इन्हें डिलिस्ट कर दे रहा है और डिलिस्ट करने का अधिकार रख ले रहा है, उस हिसाब से तो अब मान लेते हैं कि आज 15 से 30% है। इस बात की क्या गारंटी है कि जब इतना पे करने के बाद भी अगर स्टार्टअप्स हमारे बढ़ चले और ग्रो कर गए, कल को 50% तक चार्जेस ना लगाए जाएं? आप समझ सकते हैं 50% तक चार्जेस कितना होता है? आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हो कि किसानों के ऊपर 50%, 60% का लगान लगाया जाता था,
फिर आपको बड़ा दुख होता है कि इतने इतने परसेंट का लगान लगाया जाता, तो ये कंपनीज भी तो वही कर रही हैं, लगभग उसी तरीके की चीजें कर रही हैं। 15 to 30%, ये काफी बड़ा लाभांश है एक तरीके से। तो क्या आगे चल करके ये कंपनीज और नहीं बढ़ाएंगी? अगर इनकी कंपनी है तो भारत में आकर के अपने हिसाब से, भाई कंपनी आपकी है, आप अपने हिसाब से रन कर सकते हो, लेकिन देश तो आपका नहीं है, देश तो हमारा है। और अगर आपको अपनी कंपनी हमारे देश में रन करनी है तो आपके नियम और हमारे नियमों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, और वही सामंजस्य यहां पर नहीं बैठता दिखाई दे रहा है, जिसमें कभी एक्शन गूगल की तरफ से लिया जाता है तो फटकार कभी भारतीय सरकार की तरफ से गूगल को लगाई जाती है। तो वो कभी अपने कदम पीछे हटाते हैं और कभी हम बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये प्रसंग तो उठ ही जाता है कि क्या सच में भारतीय नवाचार करने वाली जो कंपनियां हैं उनका भविष्य कुछ बड़े टेक कंपनीज के हाथों में निहित हो गया है क्या? क्या उसे वो रेगुलेट कर सकते हैं? और फिर अब आप देखिए कि जो मैंने आपको सारी चीजें बताई कि गूगल ने इस तरह के कदम क्यों उठाया, गूगल ने बताया कि कंपनी जो है वो बिलिंग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हमको यहां पर कुछ मैचिंग लेकर के चलनी है ईस्ट इंडिया कंपनी के समकक्ष। अब आगे का जो डिस्कशन है वो हम इसी एंगल से करेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें गूगल या फिर गूगल जैसे बड़े जो टेक कंपनीज हैं उनका स्टार्टअप्स के साथ में उस प्रकार का रिलेशन देखने को मिल रहा है जैसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय उद्योगों, उस समय 17वीं 18वीं या 19वीं शताब्दी के आसपास होने वाले भारतीय नवाचार उद्योगों और किसानों के बीच संबंध था, और उसमें कैसे अनियंत्रित सरकार ने इन भारतीय उद्यमों और किसानों को दबाया था। तो उस संदर्भ को हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें 4 तारीख से एक बैच शुरू हुआ है शाम को 6 बजे। P2I प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की सारी चीजें उसमें बताई जाए, आपको पढ़ाई जाएंगी, और बहुत सारी अद्वितीय सुविधाओं के साथ ये बैच जो है शुरू हो चुका है। अभी भी आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं मात्र 24,999 में। उसके लिए आपको कोड यूज करना होगा विरद लाइव। ये कोड आप यूज कर लीजिए, बहुत ही यूजफुल कोड है। न सिर्फ P2I बैच में एडमिशन लेते समय आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप स्टडी IQ से कोई भी चीज कोई भी बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो स्टेट्स के हों या फिर कोई और, तो आप उसमें आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बगैर समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर पुनः वापस आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है आखिर इन कंपनीज का मुद्दा और कैसे हम इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। अब इंटरलिंक करने में एक दो पॉइंट करंट के और जोड़ता हूं, और उसके साथ ही इसको हम कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। गूगल के द्वारा जो उसकी प्लेलिस्ट है, जब वहां से कुछ कंपनीज को या एप्लीकेशंस को क्या कर दिया गया, डिलिस्ट कर दिया गया, तो इन डिलिस्ट होने वाली कंपनीज में से कुछ कंपनीज ने गूगल के इस कदम को की आलोचना करी। जैसे मुरुवेल जानकीराम है, मुरुवेल जानकीराम, ये वही मैट्रिमोनियल जो है, matrimonial.com जो है उसके CEO हैं। उन्होंने इस पर्टिकुलर घटना को भारतीय इंटरनेट का काला दिन कहा। अब देखिए सब पॉइंट्स में जानबूझ करके लिख रहा हूं, ये स्टेटमेंट काले दिन के रूप में दिया गया है, इंटरनेट का, भारतीय इंटरनेट का काला दिन। मुरुगवेल जानकीराम ने ये कहा है। मुरुगवेल जानकीराम ने। अब ये कौन है मैंने आपको बताया। इसी तरीके से एक और व्यक्तित्व का नाम आप चाहें तो यहां पर याद रख सकते हैं, जिनका नाम है ये अभी शादी.com के CEO हैं, शादी.com के CEO अनुपम मित्तल।
क्या नाम है इनका? अनुपम मित्तल। तो शादी.com के जो अनुपम मित्तल हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने भी इसको इंटरनेट का काला दिन कहा है, लेकिन उन्होंने कुछ और पॉइंट्स भी इसमें ऐड किए थे। उन्होंने इसमें कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर दिए कि भारतीय इंटरनेट का ये काला दिन तो है, साथ ही साथ ये एक दुस्साहसी कदम भी है गूगल का, तब जबकि मामला CII में चल रहा है, CCI में चल रहा है, और CCI ने इस तरीके की कार्रवाई ना करने का आदेश दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो इस तरीके से इन सब गतिविधियों के बीच गूगल की ये जो भावना है वो गूगल के निडरता को प्रदर्शित करती है, दुस्साहस कार्रवाई को प्रदर्शित करती है, और एक प्रकार से इसका बिहेवियर इस तरह का दिख रहा है कि भारतीय एजेंसियों से उसी प्रकार से नहीं डर रहे हैं जैसे कि पहले कभी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए एक स्टेटमेंट भी इनके द्वारा यूज किया गया, इसको कहा गया डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहां पर डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी भी करार दिया गया है, और इसलिए करार दिया गया है कि ये उसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भांति वो किसानों से और नए स्टार्टअप से उस समय लगान वसूल करते थे, और ये भी जो हमारे नए स्टार्टअप्स हैं, नए जो स्टार्टअप्स हैं, उनसे क्या कर रहे हैं, लगान वसूल कर रहे हैं। और ये लगान का हम उसी तरह से विरोध करेंगे जैसे भारतीय इतिहास में पहले किया गया है, और तब लोग दब जाते थे, अब हम नहीं दबेंगे। तो अब इस मुद्दे पे अगर सरकार का रुख देखा जाए तो IT मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने डेवलपर से बात करी, उन्होंने गूगल से बात करी, उन्होंने बताया अभी हालिया घटना में उन्होंने बात करी, और फिर स्टार्टअप्स को सुरक्षा मुहैया कराने की गारंटी दी, गूगल को कॉल किया और उनको कहा कि आपको ऐप हटाने की इजाजत नहीं है, जिसके पश्चात ये जो ऐप्स थे वो फिर से रिलिस्ट जो है वो किए गए। तो इस तरीके की घटना में जो शब्दावली का इस्तेमाल हुआ और जो फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं सामने, वो निश्चित तौर पर पूर्व के जो उपनिवेशवाद है, पूर्व का जो उपनिवेशवाद है उसकी वो याद दिलाते हैं। तो अब अगर देखें तो इसको हम लोग डिजिटल उपनिवेशवाद की संज्ञा दे सकते हैं, डिजिटल उपनिवेशवाद। इसको हम लोग किसकी संज्ञा दे सकते हैं, डिजिटल उपनिवेशवाद की संज्ञा दे सकते हैं। डिजिटल उपनिवेशवाद को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद जो है वो क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम डिजिटल उपनिवेशवाद की तरफ चलेंगे। देखिए, उपनिवेशवाद का मतलब क्या है, या कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है, कि उपनिवेशवाद एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां पर कोई एक राज्य, और पिछले केसेस में तो ये राष्ट्र हुआ करता था, परंतु हम राज्य को भी मान सकते हैं, राज्य किसी एजेंसी को भी कहा जा सकता है। तो जहां पर कोई एक राज्य अपनी राष्ट्रीयता का जो प्रसार है वो अपनी राष्ट्र की सीमा रेखा के बाहर जब करने लगता है, तो इस घटना को हम उपनिवेशवाद कहते हैं, उपनिवेशीकरण कहते हैं। और जैसा कि अब इसका एग्जाम्पल हमारे पास में इतिहास से तो बहुत सारा है, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है, लेकिन वो एक ब्रिटिश कंपनी है, तो उसकी राष्ट्रीयता जो है वो क्या है, ब्रिटिश की है। और वो भारत, अब भारत में ही उसने तो व्यापार नहीं किया, कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी तत्कालीन समय में केवल 22 ऐसे देश थे जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज नहीं था, शेष देशों पर था, और उनमें में से इंडिया जो है भारत का उपनिवेश रहा, ब्रिटिशर्स का उपनिवेश रहा है। तो ब्रिटिशर्स की राष्ट्रीयता का एक्सपेंशन इतना थ्रू एनी स्टेट कि वो अपनी राष्ट्र की सीमा के बाहर जाके उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो अब यहां पर गूगल भी वही कर रहा है, और दूसरी कई ऐसी टेक कंपनीज हैं जो इस तरीके के काम को लगातार अंजाम दे रही हैं। तो उपनिवेशवाद का मतलब समझ में आ गया होगा। तब जो उपनिवेशवाद है उसमें अब डिजिटल क्यों जोड़ दिया गया, अब इसमें डिजिटल शब्द का इस्तेमाल किया गया है,
इसमें जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया वो शब्दावली क्या आ गई? डिजिटल। डिजिटल का मतलब क्या हो गया कि अब यही काम, अब उस समय क्या होता था कि इस एक्सपेंशन के लिए, इस राष्ट्र के एक्सपेंशन के लिए उन्हें प्रत्यक्ष अपनी सीमाओं से परे जाना पड़ता था। प्रत्यक्ष सीमाएं जो हैं, उन प्रत्यक्ष सीमाओं को क्या करना पड़ता था? क्रॉस करना पड़ता था। वो यहां आते थे और वो आए, उन्होंने यहां पर डिस्कशन किया, डेवलपमेंट किया और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध किया, आवश्यकता पड़ने पर सरकारों को पराजित किया, लोगों का शोषण किया, फिजिकली ये सारी चीजें यहां पर हुई, उन्हें आना पड़ा। अब उन्हें नहीं आना पड़ रहा है, बल्कि अब केवल और केवल डिजिटल प्रवेश है यहां पर। अब उनका फिजिकल प्रवेश ना होकर के ये डिजिटल प्रवेश है ना। आप गूगल की सेवा लेते हैं, आपके पास गूगल नहीं आता है, आपके पास गूगल कंपनी नहीं आती है या कंपनी का कोई सदस्य नहीं आता है, लेकिन आप गूगल से डिजिटली कनेक्टेड हैं। तो इसलिए ये जो उपनिवेशवाद है, इसको शब्द दिया गया डिजिटल उपनिवेशवाद। और ये जो डिजिटल उपनिवेशवाद है, जिसके बारे में आज गूगल का नाम बहुत उछल रहा है, इसमें सिर्फ गूगल ही शामिल नहीं है, दूसरी कंपनीज भी शामिल है। सिर्फ गूगल तक अगर आप इसे रखते हैं सीमित, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इसको विस्तार करने की आवश्यकता है, आपको विस्तार से इसको समझने की आवश्यकता है। तब इसमें गूगल भी है, फेसबुक भी है, फेसबुक जिसको अब आप मीटा या मेटा कहते हैं, ठीक है, ट्विटर भी है, ट्विटर जिसे अब आप एक्स कहते हैं, एक्स कहा जाता है ना ट्विटर को, एक्स। अमेजन है, और ऐसे तमाम सारी, मतलब गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अमेजन का नाम ले लीजिए, या फिर आप एप्पल का नाम भी ले सकते हैं, एप्पल कंपनी जो है। ये सब क्या है? ये बहुत बड़ी बड़ी जाइन टेक कंपनीज हैं। These are to be known as जाइन टेक कंपनीज, बड़ी टेक कंपनीज। और ये सारी बड़ी टेक कंपनीज का जो मेन सोर्स है वो डिजिटल है। अब इसको आप तुलनात्मक रूप से देखें तो दीज आर समथिंग लाइक कि पहले जैसे पुर्तगीज हैं, डचेस हैं, फ्रांसीसीज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, कुछ उस तरीके से ये गूगल है, फेसबुक है, आप इनको थोड़ा सा ऐसा देख सकते हैं। वो आए थे भारत में समुद्र पार करके, सीमाएं पार करके, ये भी आए हैं भारत में समुद्र और सीमाएं पार करके, लेकिन ये डिजिटली आए हैं, फिजिकली नहीं, वो फिजिकली आए थे। और इसलिए उन्हें सेना की भी आवश्यकता पड़ी थी, हर उस फिजिकल मीडियम की आवश्यकता पड़ी थी जो आने के लिए आवश्यक थे, और इन्हें हर उस मीडियम की आवश्यकता पड़ी जो डिजिटल अपीयरेंस के लिए आवश्यक है। तो उन्होंने ये सारी चीजें करी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, वर्ष 1600 में गठित हुई। वर्ष 1600 के अंतिम दिन 31 दिसंबर सन 1600 वहां से चार्टर एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिया गया। उस चार्टर का उपयोग करके वो भारत में व्यापार के अधिकार को लेकर के आते हैं, ईस्ट इंडियन रीजन में व्यापार के एक अधिकार को लेकर के आते हैं। तो वहां से धीरे धीरे करके, वहां तो व्यापार करने ही आए, पर आके उन्हें पता चलता है कि वो यहाँ पर उपनिवेश भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। सो फर्दर जो कदम है वो उसके बाद उठना शुरू होता है, क्योंकि दे फाउंड दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि वो यहाँ पर आगे चल करके जो कॉलोनिज्म है उसको भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। सिमिलरली आज गूगल इतना टैक्स लगा रहा है, गूगल आज तो भारत नहीं आया है, 2004 से भारत में है, तो उस हिसाब से 20 साल हो गया, 20 इयर्स हो गए। तो इन 20 सालों में गूगल ने भारत में क्या किया है? ये वही किया है जो 1757 में प्लासी के युद्ध से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या दूसरे लोगों ने किया था। तलाशना, अवसर को तलाशना, अवसर को खोजना, और एक उचित अवसर मिल पाने पर अपने प्रेशर को क्रिएट करना। कुछ वैसी चीज यहां पर दिखती हुई सी नजर आ रही है, और ऐसा टेक इंडस्ट्रीज को भी दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी। अगर आपको दिख रही है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है।
इसके अलावा गूगल की जो इस तरीके की हरकतें हैं जिसमें वो अपने हिसाब से टैक्सेस रख रहे हैं, ना पे करने पर कंपनीज को हटा दे रहे हैं, डिलिस्ट कर दे रहे हैं, ये सब हरकतें काफी हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के औपनिवेशिक व्यवहार से मिलती जुलती दिख रही हैं। औपनिवेशिक व्यवहार से काफी हद तक मिलती जुलती हैं। कैसे? इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में स्टैब्लिशमेंट को या उसके कुछ स्टेजेस को समझना होगा। अब वो स्टेजेस क्या हैं? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उसके आने से पहले पुर्तगीज वर ऑलरेडी इन इंडिया, पुर्तगाली यहां पर थे। उनके आने से पहले पुर्तगाली यहां पर ऑलरेडी थे, बट पुर्तगीज जो हैं वो भारत में एक कॉम्पिटिटर की तरह उनके लिए साबित हुए। डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, एक प्रतिस्पर्धी के रूप में दिखाई दिए पहले से ही। तो उनको कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर 1612 में एक युद्ध आरोपित किया गया और पुर्तगालियों को 1612 में पुर्तगालियों पर एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या कर ली? विजय प्राप्त कर ली। अब आप कहेंगे सर इसका इससे कुछ लिंक है क्या? अभी पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, लिंक को हम बाद में समझने का प्रयास करेंगे क्यों क्या लिंक है। तो इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टेप यही है। 1759 में चिंसुरा में एक युद्ध होता है। चिंसुरा में मसालों को लेकर के विवाद होता है डचेस के साथ में, और ब्रिटिशर्स जो है वो डचों को पराजित करके उनके व्यापार के ऊपर नियंत्रण स्टैब्लिश कर लेते हैं। एंड इन द सिमिलर केस, नॉट एग्जैक्टली बट जो फ्रांसीसी जो हैं उन पर भी ब्रिटिशर्स ने 1760 में ऑलमोस्ट नियंत्रण पा लिया। ये आप वॉन्डी वॉश के युद्ध में देखते हैं। और 1760 के इस युद्ध में पराजित होने के बाद 61-62 तक जो है पूरी तरीके से कंट्रोल ब्रिटिशर्स का हो गया इनके ऊपर। So these were the three big players before the East India Company appears in India for the trading monopoly. अब अगर आप देखेंगे कि जब गूगल भारत में आता है, क्योंकि हम वर्तमान परिदृश्य में हम गूगल की बात कर रहे हैं, तो जब गूगल भारत आता है तो क्या गूगल के भारत आने से पहले कुछ कंपनीज भारत में हैं? डेफिनेटली भारत में उससे पहले कुछ कंपनीज हैं। जैसे लाइक अब भारत में, अभी हम गूगल के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन आप यहां पर देखिए, ये देखिए, ये सब जैसे इसमें याहू का नाम लिया जा सकता है। एट द पैरेलल टाइम देख सकते हैं ईयर 1998 की बात करी जा रही है। नॉट द गूगल इज ओनली अपियरिंग देयर, बट उससे पहले बहुत सारे और भी आप सर्च इंजन्स देख सकते हैं। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन ही तो है। गूगल की शुरुआत के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो गूगल की शुरुआत शुरू होती है, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है वो शुरू होती है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। 1995 टू 1998 के बीच की बात है, ठीक है। 1995 से 98 के बीच में अपने अस्तित्व को गूगल जो है वो स्टैब्लिश करने की शुरुआत कर रहा है। इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसमें पीएचडी इत्यादि का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसके जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो पढ़ रहे हैं। हालांकि शुरुआत में कुछ और नाम था, बैकरब शायद ऐसे करके कुछ नाम था गूगल का, लेकिन बाद में डिसाइड हुआ कि हम इसका नाम गूगल रखेंगे। फाइनली इन द ईयर 1998 सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कैलिफोर्निया, राइट। तो जो गूगल के जो फाउंडर्स हैं लॉरी पैज, और लॉरी पैज के साथ उनके सहयोगी सर्जी ब्रेन, तो लॉरी पैज इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने मित्र जो हैं सर्जी ब्रेन के साथ में मिलकर के इसकी शुरुआत करी। सर्जी ब्रेन इनके साथ में मिलकर के इस कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट किया, और सिलिकॉन वैली के तमाम सारे जो लोग हैं और जो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो इनका सपोर्ट करेंगे इनिशियली,
उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। तो गूगल इस तरीके से तकरीबन 1998 के आसपास आप फुली फंक्शनेट रूप में आप देखते हैं। बट हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ये तो वहां पर स्टैब्लिश होने की बात हो गई। इंडिया में इनका अपीयरेंस तकरीबन 2004 में आपको देखने को मिलता है, जिसको हम लोग गूगल इंडिया के नाम पर जानते हैं। गूगल इंडिया 2004 में 2004 में गूगल इंडिया, ठीक है। और तब से गूगल इंडिया ने भारत में 5 एम्प्लॉय के साथ शुरुआत करी थी तब, और तब से लेकर के आज तक अगर हम देखें तो आज एम्प्लॉय का इतना बड़ा बेस है गूगल का भारत में कि अमेरिका के बाहर, यूएस के बाहर अगर सबसे बड़ा एम्प्लॉय बेस गूगल का कहीं पर है तो वो भारत ही है। भारत में सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि एक जो एम्प्लॉय बेस है उन्होंने तैयार किया है। और आपको मैंने बताया कि जिस समय ये उदित हो रहे हैं उस समय कई बड़ी दूसरे सर्च इंजन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर हम सर्च इंजन्स की बात करते हैं तो सबसे पहला सर्च इंजन जो था वो आर्ची था। 1990 में पहला सर्च इंजन आया था, 1990 में पहला सर्च इंजन आया था आर्ची, ये कनाडा का था, ठीक है। तो ये भी एक सर्च इंजन रहा है। तो अगर आप उस हिसाब से देखते हैं तो ये है इसके एस्टेब्लिशमेंट, और इसको कुछ उसी तरीके से स्ट्रगल करना पड़ेगा फॉर दीज कंपनीज। और ऐसा नहीं है कि ये इतिहास सिर्फ गूगल का है, मैं थोड़ा सा गूगल के अलावा भी कुछ दूसरी कंपनीज है जिनके इतिहास की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2013 में 2013 में अमेजन जो है वो भारत आता है। अमेजन आपको मालूम है एक बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है, जिसमें जो आप लोगों को घर बैठे वस्तुएं जो हैं वो पहुंचाता है। आप ऑर्डर करते हैं, ये कोई दुकान नहीं है बट बिहेव इसी तरह करता है जैसे कि ये कोई दुकान हो, ये डिजिटल दुकान की तरह बिहेव करता है। तो आप ऑर्डर करते हैं, वो आता है, उसको वो भारत में उसके ऑपरेशंस जो हैं 2013 में शुरू हुए अमेजन के। और जब शुरुआती दिनों में अमेजन भारत आता है तो इसके प्लेटफॉर्म पे सिर्फ कुछ किताबें इत्यादि बिकती हैं। अब आप मामले को समझिएगा, आप शायद इस उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि अमेजन की जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में ये कुछ बुक्स जो हैं वो बेच रहा है, इनिशियली कुछ किताबें बेची जा रही हैं इनके द्वारा। और मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले शुरुआत में किताबें बेची, फिर धीरे 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 करके दूसरी वस्तुओं को भी इन्होंने अपने जो अपना प्लेटफॉर्म है उसमें इन्वॉल्व करना शुरू किया, उसमें डालना शुरू किया। स्वाभाविक सी बात है कि घर बैठे ही ये सामान आपको देने वाले थे। लेकिन अब आप सोचिए 2013 में अगर आप बुक खरीदते थे, अगर आप बुक खरीदने वाले लोगों में से रहे होंगे तो 2013 में आप मान लेते हैं कि एक कंपटीशन की किताब खरीदने आते थे तो कैसे खरीदते थे? आप मार्केट जाते थे, मार्केट में बुक सेलर होता था, उन बुक सेलर से कहते थे कि हमें फला फला किताब चाहिए, दिखाइए मुझे। तो आपको ऑप्शंस दिखाते थे, उसके रेट बताते थे। फिर आप 4 दुकान में जाके बार्गेनिंग करते होंगे अगर बार्गेनिंग करना जानते होंगे तो, वरना कुछ बुक्स के तो रेट ही फिक्स होते हैं, आप कहीं भी चले जाओ बार्गेन होता ही नहीं था, तो आपको उसी तरीके से मिल जाती थी। ऐसे में भले ही किताबों का प्राइस वही हो अमेजन में जो आप दुकान में लेने जाते हैं उसमें जो प्राइस हो, 130 रुपीज की कोई बुक है, हो सकता है दुकान पे भी 130 की मिले और अमेजन भी आपको 130 का ही दे रहा हो, लेकिन फिर भी एक अंतर हो जाता था कि आपको उस 130 रुपए किताब लेने जानी पड़ती थी, दिमाग खपाना पड़ता था, अब आपके घर में वो सीधा आ रही थी। तो ऐसे करके तमाम सारे लोगों के बीच में इसने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। अब शुरुआती मतलब अगर आप शुरू से देखेंगे तो अमेजन ने उन ट्रेडिशनल रोड साइड जो बिजनेसेस हैं उनको किल करना शुरू कर दिया, उनको खत्म करना शुरू कर दिया, जो ग्राहकों को आमने सामने से किसी प्रकार की सुविधाएं जो है वो प्रदान करते थे। उनके हाथों से उनके व्यवसाय जो है वो छीन लिए गए। तो जब वो छीने गए तो जो ऑप्शंस अमेजन ने शुरू किए थे, अब कोई भी रोड साइड बुक स्टॉल्स थी तो उसने किसी तरह अपना जो है कांटेक्ट करके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने भी अपना ऑनलाइन कर दिया। बट एट दैट टाइम अमेजन तो बैक सपोर्टेड है, पर इनके पास में सारे खर्चे इन्हें खुद जुटाने पड़ जाते थे, तो इनको और महंगा पड़ जाता था। बट अवेलेबिलिटी थी कि घर तक हम पहुंचा रहे हैं,
सो इनको ये प्लेटफॉर्म इस तरीके की चीज बनने में इनको काफी समय भी लगा और काफी महंगा भी पड़ा, सो दैट ये सस्टेन नहीं कर पाए। गूगल अमेजन के सामने ऐसे जो कंपनीज हैं वो काफी हद तक सस्टेन नहीं कर पाई, टिक नहीं पाई। और इस तरीके से जो कुछ टिक भी पाई उन कंपनीज को अमेजन ने एक्वायर या एक्विजिशन करना शुरू कर दिया, उन्हें अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया, यानी उनकी जगहों को, उनके स्टोर्स को अपने एप्लीकेशन में जगह देनी शुरू कर दी। ये शुरू कर दिया उन्होंने, जिसको लेकर के भी बहुत बार सरकार के साथ बातचीत हुई और अंततः 2020 में 2020 में माफ कीजिएगा, अमेजन के ऊपर एक जांच आयोग बैठाया गया, जिसका कि अमेजन ने विरोध किया। अमेजन ने कहा कि यह जांच उचित नहीं है, तो उसका अमेजन ने क्या किया, विरोध किया। तो 2013 से 2020 के बीच में अमेजन ने भी क्या किया, अपने आप को एक बड़े टेक जाइंट के रूप में इन इंडिया स्टैब्लिश कर लिया। फिर अब देखिए, ये सारी हरकतें वैसी ही हैं जैसे 17वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी शुरुआत में आकर के पहले भारतीय बाजार को समझना शुरू किया। आप देखिए कैसे ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव, इनफैक्ट ब्रिटिश राज व्यवस्था या ब्रिटिश राज प्रशासन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के व्यक्तित्व बन करके भारतीय जो जैसे मुगल बादशाह जो बड़े भी राजा या शासक हुआ करते थे, उनके सामने रिक्वेस्टफुल मैनर में जाकर के ट्रेड की परमिशंस लेते थे, या ट्रेड से संबंधित जो छूट प्राप्त करने की जो उनकी स्थिति होती थी वो प्राप्त करना चाहते थे, और उनके बड़े सपोर्ट में रहते थे। तो शुरुआत में इन कंपनीज के द्वारा भी ऐसा ही किया जा रहा है, और फिर इस अवसर को जब दूसरी कंपनीज देख रही तो वो भी भारत में उसी तरह से प्रवेश कर रही हैं। तो उसमें एक नाम मैंने आपको एक गिनाया। वैसे ही जैसे गूगल और अमेजन कर रहा है, ठीक उसी तरीके से फेसबुक ने भी किया। और फेसबुक को अक्सर ही आप न्यूज में सुनते रहते हैं, अब तो इसको मेटावर्स या मेटा ऐसा करके बोला जाता है, तो अब तो मेटा नाम आप सुनते हैं। इन्होंने भी ऐसा ही किया। अब ये सारी कंपनीज अपनी अपनी टेक को लेकर के, चाहे वो गूगल हो, चाहे अमेजन हो, और चाहे ये फेसबुक हो, ये सब अपने अपने टेक को लेकर के एक विशेष चीज चाहते हैं, और वो है मोनोपोली। ये सब एकाधिकार चाहते हैं, एकाधिकार। अगर ये एकाधिकार नहीं चाहते हैं तो फिर कुछ काउंटेबल टेक जाइंट्स ही इस वर्ल्ड में क्यों हैं और इस देश में क्यों हैं? समझ में आ रही बात? तो इन चीजों पर हमें फोकस रखना होगा, इन चीजों पर हमें ध्यान रखना होगा। एक तो ये बात है, ये मोनोपोली है जो कि हो रही है। अब फेसबुक ने भी अपनी मोनोपोली, अब इनको, और ऐसा नहीं कि इनको अपनी मोनोपोली बनाने में चैलेंजेस नहीं देखने पड़ते, चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, बट ये पैसा देकर के उन्हें खरीद लेते हैं। तब कैसे खरीदा जाता था? तब पैसा देकर के खरीद सकते हैं, तो पैसा देकर के, जब पैसा नहीं होता था तो फूट डाल करके, और जब वो नहीं कर पाते थे तो आमने सामने का युद्ध करके इनको जीता जाता था। बट एनी हाउ अल्टीमेटली जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें मोनोपोली चाहिए थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी मोनोपोली चाहता था। फेसबुक के एकाधिकार की मैं बात कर रहा था। अपने इसी एकाधिकार को देखते हुए फेसबुक जिस प्रकार की सुविधाएं देता है, इस प्रकार से उसने इर्द गिर्द के तकरीबन 81 कंपनीज के अधिग्रहण किए थे। अब ये अधिग्रहण दिखाते हैं कि डेफिनेटली आपने जिसका अधिग्रहण किया है वो क्या है, वो आपको कॉम्पीट कर सकता था, और कॉम्पीट करने वाले जो लोग भी हैं उन्हें कंपनीज क्या कर देती हैं, अधिग्रहित कर लेती हैं। तो फेसबुक ने 81 कंपनियों को 2005 के आसपास उनका एक्विजिशन किया, उनका अधिग्रहण किया। तो फेसबुक के इर्द गिर्द जो है कोई भी इस तरीके की चैटिंग करने वाली कंपनी नहीं रही जो फेसबुक को टक्कर दे सकती हो। लेकिन आगे चल करके इंस्टाग्राम जो है उसने ऐसी हैसियत पैदा करी कि वो फेसबुक को एक प्रॉपर टक्कर देना शुरू कर देता है। आगे चल करके जब इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो फेसबुक ने इंस्टाग्राम को भी अधिग्रहित कर लिया, उसका भी अधिग्रहण हो गया तकरीबन $1 बिलियन के आसपास।
2012 में इंस्टाग्राम का भी क्या हो गया, अधिग्रहण हो गया। तकरीबन $1 बिलियन के आसपास इंस्टाग्राम का अधिग्रहण फेसबुक ने कर लिया। तो अभी आप लोग इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो, फेसबुक कम यूज हो रहा है। अब देखिए फेसबुक ने अगर ये नहीं किया होता तो आज इंस्टाग्राम आगे होता, बट कोई बात नहीं, एक ही बात है, हो गई वो तो अब। और आगे चल करके फेसबुक ने ऐसे फीचर्स, अब इंस्टाग्राम के साथ साथ एक और भी चीज है जो स्नैपचैट रहा, स्नैपचैट को भी आप लोगों ने सुना होगा। स्नैपचैट जैसे फीचर्स जो है वो फेसबुक भी लेकर के आ गया। तमाम सारे ऐसे फीचर्स थे जो स्नैपचैट के जो लेकर के आ रहा था, स्पेशल फीचर्स, वो बहुत सारे फीचर्स जो है वो फेसबुक पे लेकर। अब आपको तो मालूम ही है कि फेसबुक में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। अब तो आप पे भी कर सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, यूपीआई भी कर सकते हैं। सो उसने इसको कॉम्पीट करने के लिए अपने डेवलपमेंट्स कर लिए। तो ये सारी कृत्य दिखाते हैं कि फेसबुक जैसा जो बड़ा एक टेक है वो भी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं एकाधिकार को लेकर के आगे चल रहा है और किसी भी प्रतिस्पर्धी को अपने बराबर आने नहीं देना चाहते, किसी भी प्रतिस्पर्धी को अपने बराबर नहीं आने देना चाहते। तो ये जो पूरा इतिहास है, हम ये क्यों समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई एक कंपनी नहीं कर रही है और ये सब तकरीबन वहीं से बिलोंग करते हैं। जैसे पिछली बार ये सारे यूरोप से बिलोंग करते थे, वैसे ही उसी एरिया से फिर सारे बिलोंग कर रहे हैं। फिर फेसबुक के साथ साथ आप देखेंगे कि एक और चीज आई, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने भी फेसबुक को कहीं ना कहीं चुनौती पेश कर दी और इस दौरान व्हाट्सएप ने जब फेसबुक को चुनौती पेश करी बहुत सारी चीजों की, जैसे आप स्टेटस फेसबुक में भी लगाते थे, अब आप स्टेटस तो व्हाट्सएप पे भी लगाते हैं। मैसेंजर का आप इस्तेमाल फेसबुक में भी करते थे, आप मैसेंजर का इस्तेमाल व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप का मैसेंजर ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल लोग करने लगे। तो जब व्हाट्सएप एक लिमिट से बहुत ज्यादा आगे जाना शुरू कर देता है तो 2014 में व्हाट्सएप को भी फेसबुक ने क्या कर लिया, खरीद लिया। 2014 में तकरीबन $1.5 बिलियन का खर्चा आया इसमें। और इस तरीके से बड़ी जो दिग्गज कंपनियां हैं वो यही लगातार कर रही हैं, अधिग्रहण करके अपना एक मोनोपोली क्रिएट करना। तो अब इन अधिग्रहणों से, अब आप सोचेंगे कि इन अधिग्रहणों से नुकसान क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है। अगर ये कंपनी अधिग्रहण कर भी रही हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं, तो इनसे नुकसान किस चीज का, और हम इसकी तुलना क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी से करें। तो देखिए अब ये बात है कि तो डेफिनेटली इनके पास में एक बड़ा डेटाबेस है, डेफिनेटली इनके पास में फाइनेंशियल सपोर्ट है, इनके पास में खुद में बड़ा फाइनेंस है, खुद अब तो आर्थिक रूप से काफी संपन्न है। तो अब ये कंपनीज जब इतने सारे अधिग्रहण करती हैं तो इन अधिग्रहणों से क्या होता है कि वर्ल्ड में एक तो इनका एकाधिकार होने लगता है अपने क्षेत्र में, जो भी जिस क्षेत्र के भी हैं उस क्षेत्र में इनका क्या होता है, एकाधिकार होना शुरू हो जाता है। अब आप सोचिए अमेजन के लगभग पैरेलल जो है वो फ्लिपकार्ट है, लगभग पैरेलल, लेकिन फिर भी अमेजन एक स्टेप आपको आगे दिखाई देता है कि नहीं। फेसबुक के लगभग बराबर आपको इंस्टाग्राम देखने को मिलेगा, बट इंस्टाग्राम 2 कदम आगे है फेसबुक से। और इनकी कंट्रोलिंग इसीलिए करना आवश्यक है कि इनमें में से केवल एक रहे, 2 रहेंगे कंपटीशन बढ़ेगा। तो कंपटीशन जहां नहीं होगा वहीं एकाधिकार होगा, वहीं क्या होगा एकाधिकार, और जहां एकाधिकार होगा वहां पर लगान को, वहां पर रेट्स जो हैं, जैसे जिसको लेकर के हमने सेशन की शुरुआत करी थी कि फिर उनको आप रेगुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रोवाइडर ही एक है। फिर वो सर्विस ही प्रोवाइड करना कभी बंद कर देगा तो फिर आपको तो उस चीज का भय हमेशा बना रहेगा। इसलिए बेहतर ये कि मोनोपोलीज ना रहे डेफिनेटली। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सब कभी कभी जो है एक साथ मिलके भी काम करते हैं। जैसे कई सारे अधिग्रहण तो आपको, ये बड़े बड़े अधिग्रहण तो दिख जाते हैं। अब इसने 81 कंपनीज का अधिग्रहण किया, इन 81 कंपनीज के अधिग्रहण के बारे में आप सर्च करेंगे तो कहां आसानी से आपको मिलेगा। अब सर्च कहां करेंगे आप, गूगल में। तो देखिए ये भी एक पॉइंट है
कई प्रकार के जो एक्विजिशंस हैं, कई प्रकार के जो अधिग्रहण हैं, वो हेडलाइंस ही नहीं बन पाते जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल। कई जो अधिग्रहण हैं वो खबर ही नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि अब खबर आपको मिलेगी कहां से? गूगल से। गूगल में वो हेडलाइन ही नहीं है। और आपने न जाने कितनी बार ऐसा देखा होगा कि गूगल है, इंस्टाग्राम है, ऐसे बहुत सारी जेन्युइन कंटेंट या मटेरियल्स होते हैं जिसको हेडलाइन या जिसको हम आजकल वायरल होना कहते हैं, वो नहीं होने देते। यानी कि वायरल होना है या नहीं होना है, काफी उस हद तक कंट्रोलिंग जो है वो गूगल के पास रहती है। तो गूगल के पास इसका एकाधिकार है। कई मामलों में रिस्ट्रिक्शंस भी लगते हैं, हटा भी दिया जाता है कंटेंट, वार्निंग्स दी जाती हैं। यानी कि अगर हम कंटेंट भी बनाएंगे, कंटेंट भी रखेंगे एक ओपन प्लेटफॉर्म पे, तो हमें उनके रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। और ऐसी ही सारी कंडीशंस एक समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जाती थी। अगर आपको कंपनी के हित में काम कर रहे हैं, देन दैट इज ओके कंडीशन। आपने थोड़ा सा भी आगे बढ़ करके काम करना शुरू किया तो आपके ऊपर रेगुलेशंस लगते थे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन। आपको मालूम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब गठन हुआ तो जिस वर्ष गठन हुआ उस वर्ष कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो खैर तब नहीं है, ये मैं थोड़ा गलत उदाहरण दे रहा हूं, बट इसके आगे आने वाले जो ब्रिटिश क्राउन है, अब ब्रिटिश क्राउन भी आया तभी जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर स्टैब्लिश हुई। ये नहीं होती तो क्राउन भी नहीं आता। तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये एरो है, जो इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं, इसके साथ ना ऐड करके, माफ कीजिएगा, इसके साथ ऐड करके देखें, पर शासन तो फिर भी वही है ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ अलग है, बस कंपनी रूल समाप्त हो चुका है। मैं जो समझाना चाहता हूं उसका बेसिक थीम तो अभी भी आपके दिमाग में जा ही रहा है। और वो क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्टैब्लिश हुआ तो ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो उस समय तत्कालीन ब्रिटिश सरकार है उसको कोई आपत्ति नहीं है, वायसराय को भी कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति कब होनी शुरू हो रही है? जब ये इम्प्रोवाइज कर रही है, जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने नेशनल थीम को आगे बढ़ा रही है और विद इन 1 और 2 इयर्स ऑब्जेक्शन जो है वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से होना शुरू हो जाता है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से होना शुरू हो जाता है। सो हम देखते, अब ये भी कॉलोनी शासन ही है और क्या है, औपनिवेशिक शासन है। औपनिवेशिक शासन दो तरीके का है, एक कंपनी का है, एक क्राउन का है। तो कंपनी के शासन में भले इंडियन नेशनल कांग्रेस को परेशानी तब तो है नहीं, लेकिन इसके शासन में तो है। तो वही चीज यहां पर भी है। जब आप ऐसा कोई खबर डालते हैं, ऐसा कोई एक्विजिशन है जिससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको हेडलाइंस बनने देते हैं। कोई ऐसी एक्विजिशन है जिसको हेडलाइन बनाने में दिक्कत है, तो हेडलाइन की कंट्रोलिंग हमारे पास में। तो ये भी क्या एक प्रकार का एक अधिकार है। और जब इस तरीके की चीजें होनी बहुत अन्यत्र और अनावश्यक तौर से जब होनी शुरू हो जाती हैं, तो ये कंपनीज, जैसे इन कंपनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो शुरुआत में तो इन्होंने वाणिज्य और व्यापार ही किया ना, लेकिन उस वाणिज्य और व्यापार के साथ साथ उन्होंने आवश्यकता क्रिएट कर दी। यहां पर आवश्यकता, जैसे कि राजाओं के लिए अपना राजस्व इकट्ठा करना इनके थ्रू आसान था, इसलिए उन्होंने इनको पहले तो परमिशन दी। उसके बाद जब ये आवश्यकता बन गए इन भारतीय शासकों की, तो इन्होंने भारतीय शासकों को अपने उंगली के इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। और जब कोई शासक उनके इशारों पर नहीं नाचता था तो ये उनके सामने खुला युद्ध लेकर के आ जाते थे। तो आज के समय में वो डायरेक्ट वॉर नहीं करेंगे, बट अब जो वॉर हो रहा है वो कानून के तहत होने लगेगा। ऐसे में ये जरूरी है कि हमारा कानून उनके कानून से स्ट्रांग हो। ठीक वैसे ही जैसे उस समय जरूरी था कि हमारी आर्मी इनकी आर्मी से स्ट्रांग होनी जरूरी थी, जो कि नहीं रही अनफॉर्चुनेटली कई जगहों पर, और इसीलिए हमें कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा था। तो आज आर्मी की आवश्यकता नहीं है, बट एक स्ट्रांग रेगुलेशंस की आवश्यकता है। जहां पर रेगुलेशन वीक पड़ेगा ये कंपनीज एंटर कर जाएंगी, भारत की उसी तरीके से एंटर कर जाएंगी जैसे उस समय ये कंपनी राजनीति में प्रवेश कर गई थी, तो ये कंपनी भी राजनीति में प्रवेश कर जाएंगी। और कंपनी राजनीति में प्रवेश कर जाती हैं, जो आपका इंटरनल मैनेजमेंट है उसमें भी कई बार ये कंपनी प्रवेश कर जाती है। इसके भी उदाहरण है, मैं भी आपको इसी सेशन में बताऊंगा, इसके भी उदाहरण हैं। सो ये एक बहुत लंबी चीज है समझना कि डेफिनेटली हाँ ये है कि कंपनीज कैसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर
आप तुलनात्मक रूप से देख पा रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स है जो आप अंडरस्टूड कर पा रहे होंगे। फिर जब वो कंपनीज सरकार को नियंत्रित करना शुरू कर देती हैं, तो उससे नुकसान किसको होता है? अल्टीमेटली उस सरकार की प्रजा को, जो कि अब डिजिटल दुनिया में अगर हम देखेंगे तो वो प्रजा कौन है? वो प्रजा ये स्टार्टअप्स ही तो हैं, जिनको सरकार ने शुरू करने के लिए मोटिवेशन दिया था। अब जब वो आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे, तो एक विदेशी या एक बाहरी जाइन टेक उसे कंट्रोल कैसे कर सकती है? तो कहने का मतलब यह है कि अब ये अमेजन है, फेसबुक हैं, इस तरीके की दिग्गज कंपनियां बाद में चल करके बड़े बड़े सरकारी अनुबंधों तक को खरीद लेती हैं। आप नियामक कार्रवाई में अपने अनुबंधों के पैसों को बढ़ा देते हैं, वो पैसा देकर के किसी भी अनुबंध को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर उस अनुबंध का इस्तेमाल करके छोटी कंपनीज के खिलाफ, अपने प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ एक जो है मजबूत जाल पैदा कर लेते हैं, फिर उसमें सरकार भी रोक नहीं लगा पाती। तो बेसिकली इस परिस्थिति तक पहुंचने से पहले हमें चाहिए कि इस पर एक रोक लगे। परंतु और भी कुछ चीजें हैं, जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक कंपनी जो है, जब वो बहुत पावरफुल हो जाती है और बैक सपोर्टेड रहती है फाइनेंशियली, और अपने रेगुलेशंस में लूपहोल कहीं अगर ढूंढ लेती है, तो वो एक मतलब विजय की स्थिति में आ जाती है, अपराइजिंग की स्थिति में आ जाती है, उसकी पोजीशन मजबूत हो जाती है। तो जब उसकी पोजीशन मजबूत रहती है तो वो चाहती है सरकारों पर नियंत्रण करना, और जब आप सरकारों पर नियंत्रण करते हैं, इसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया, यही तो उपनिवेशवाद है। आप एक राष्ट्र से होकर के दूसरे राष्ट्र के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, आप ये डिजिटल फॉर्म में करना चाहते हैं, तो डिजिटल उपनिवेशवाद है। अब आप समझिए, जैसे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। इन दो युद्धों के बाद, एनी हाउ इन वॉर्स को जीतने के पश्चात ब्रिटिशर्स ने क्या किया? क्या इन्होंने दूसरे आक्रमणकारियों की भांति वहां पर शासन एक्वायर कर लिया? नहीं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा आदि की उन्होंने दीवानी राइट्स ले लिए। बेसिकली दीज आर द बिजनेस कंपनीज ओनली। ये इंटरप्ट करते हैं, इंसर्शन करते हैं ओनली एंड ओनली फॉर द मॉनेटरी बेनिफिट्स, और उसके लिए अगर उन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट्स की आवश्यकता पड़ती है तो वो वहां तक भी जाते हैं। सो उस समय कंपनी ने भी यही किया, दीवानी राइट्स ले लिए, राजस्व पे अधिकार धीरे धीरे करना शुरू कर दिया, यानी उस जगह के पैसे पर अधिकार होना शुरू हो गया, क्योंकि अब उसकी मोनोपोली वहां पर क्रिएट हो सकती थी। शासन अब उस मामले में विवश था, शासन अब उस मामले में विवश था। ऐसी चीजें कई बार ये जाइंट कंपनीज भी करती हैं और कर भी चुकी हैं एक आध जगहों पर। इसका उदाहरण पहले से भी है, कोविड से पहले आप याद करिए, ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके का एक कृत्य हुआ था फेसबुक की तरफ से। यस, फेसबुक की तरफ से, जब फेसबुक ने एक बैन लगाया था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि कोई भी ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रेलिया में या ऑस्ट्रेलिया की सीमा के बाहर ऑस्ट्रेलिया की या किसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय न्यूज को पब्लिश नहीं कर सकता है ऑन फेसबुक प्लेटफॉर्म। और कुछ मामले में इस चीज को करने, एक तो रोक लगाई गई थी, और कुछ मामले में करने के लिए इस पे टैक्सेस लेने की बात करी गई थी, और वो भी टैक्सेस बहुत हैवी थे। तो तब ऑस्ट्रेलिया में जो है इसको लेकर के एक बाइकॉट मूवमेंट चलाया गया था। सिमिलरली ऐसे बाइकॉट मूवमेंट्स इंडिया में भी चलाए गए एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय में। जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद को ऐसी चीजें समझ में आती थी, वो इस तरीके के अनाप शनाप फरमान लेकर के आ जाते थे कि ऐसा नहीं कर सकते आप, फिर हम उसका बाइकॉट करते थे। स्वदेशी बाइकॉट इज वन ऑफ द फेमस बाइकॉट इन इंडिया, बाइकॉट मूवमेंट इन इंडिया, बट वो डिजिटल नहीं था तब। बट रास्ते वहीं से निकलेंगे, फ्रॉम 1905 रास्ते वहीं से निकलेंगे। आज भी जिस समस्या के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आप इसके डीपली सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू करेंगे, देन अगेन द ईयर 1905 टू 1907 का जो टाइम है वो आपको उसका सॉल्यूशन देते हुए नजर आएगा। तो क्या अब इस चीज का टाइम हो चुका है? अब आप देखिए, गूगल की बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग गूगल की बात कर रहे थे, गूगल भी यही सब चीजें तो कर रहा है। एकाधिकार, मोनोपोली,
अगर आज की डेट में प्ले स्टोर बंद हो जाए तो न जाने कितने ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो 1 सेकंड में धड़ाम हो जाएंगे। पर क्या ये इतना प्रासंगिक है आज की दुनिया में? तब की दुनिया में ये ज्यादा आसानी से प्रासंगिक था, क्योंकि हमारे यहाँ एक यूनाइटेड सरकार ही नहीं थी। पहली बात तो हमारी सरकार कोई संघीय सरकार नहीं थी, एक अखंड सरकार नहीं थी, और तब कई सारे राष्ट्रों में ऐसे ही होता था। परंतु आज के समय में क्या ये इतना प्रासंगिक है? इतनी आसानी से क्या ये चीजें करी जा सकती हैं? इस पर भी हमें सोचना चाहिए और फिर सोल्यूशन की तरफ भी बढ़ना चाहिए कि जो ये चीजें हैं इसका फिर सोल्यूशन क्या है। क्या हम इसी तरीके से इतिहास को दोहराते हुए देखेंगे कि यस, हाँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो क्या आप करने दिया जाएगा? तो क्या आप हम आगे डिजिटल गुलाम बन जाएंगे? कितना प्रासंगिक है इसके ऊपर भी एक थोड़ी सी आपको ओवरव्यू रखना चाहिए। तो अब इस मामले में सॉल्यूशन की तरफ जब हम बढ़ें तो वो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, यानी इस संदर्भ में भारत को क्या करना चाहिए, भारत के कदम क्या होने चाहिए, भारत के कदम क्या होने चाहिए, इस दिशा में भी हम सोच सकते हैं कि कैसे वर्तमान समय में न सिर्फ गूगल बल्कि जो दूसरी बड़ी टेक कंपनीज हैं, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 बनने से कैसे रोका जाए। तो उसके लिए डेफिनेटली जो भारतीय सरकार है उसे समझना चाहिए कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया था, भारतीय नवाचार को नुकसान पहुंचाया था, उसे बढ़ने नहीं दिया गया था। एक स्ट्रेटेजिकली बिहेवियर के थ्रू इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी उनको नष्ट किया गया था। इस कहानी में एक घटना पर अब कितना ही जोड़ा जाए तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है। इस घटना में मैं आपको यह भी बता दूं कि एक ऐसा भी समय था जब इंडिया से प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट्स थे उससे यूरोपियन मार्केट भरा पड़ा था। तो ब्रिटिशर्स ने जब यह सोचा कि हमें मोनोपोली क्रिएट करनी है, देन दे हैव टू स्ट्रेटेजिकली डिस्ट्रॉय दीज इंडियन प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली इन इंडिया, ओवर द क्रॉस वर्ल्ड। तो ये करना पड़ा उन्हें स्ट्रेटेजिकली, और उसके लिए उन्होंने आयात निर्यात के जो कर थे उसकी इम्बैलेंसिंग का सहारा लिया था उस समय। क्योंकि अगर आप यहां से कोई प्रोडक्ट जा रहा है उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा देंगे तो वहां वो बहुत महंगे में बिकेगा, तो लोग वहां खुद ही नहीं खरीदेंगे। और वहां से बन करके आने वाली वस्तु को अगर आप टैक्सेस बहुत कम कर देंगे या हटा देंगे तो वो यहाँ वस्तु सस्ती बिकेगी, और यहाँ पर जो लोकल वस्तु है वो अपने आप महंगी हो जाएगी, तो वो महंगी वस्तु भारत के बाजार से निकल जाएगी। इस तरीके की पॉलिसीज का इस्तेमाल उन लोगों ने किया था। एंड ये टेक्निकल डिजिटल कंपनीज भी ऐसे कई सारे हथियारों हथकंडों को कई बार अपनाती हैं। लोकल मार्केट्स को खत्म करने के लिए डिजिटल कंपनीज क्या करती हैं? आपको याद है सबसे पहले जब ओला आया, अब हम थोड़ा ओला की तरफ भी बढ़ते हैं। सबसे पहले जब ओला आया तो ओला ने क्या किया? ओला है, उबर है, इस तरीके की जो भी राइड कंपनीज हैं इन लोगों ने क्या किया, या फिर आप अमेजन की भी बात कर लीजिए, आपको हाईएस्ट डिस्काउंट देते हैं प्लस कूपन्स देते हैं। और जैसे ओला की बात करते हैं तो ओला ये डिस्काउंट्स एंड कूपन्स दोनों पार्टीज को देते थे। जो कस्टमर है उसे फ्री राइड्स प्रोवाइड करी जा रही हैं और बहुत ही कम दामों में, और उन्होंने आने से पहले अपने राइड्स के जो रेट्स हैं, दाम जो हैं, वो भी देख रखे हैं कि एक लोकल कन्वीनियंट में अगर आप देखा जाए कि 5 किलोमीटर पे अगर 10 रुपए लग रहा है तो वो 5 रुपए में ही पहुंचा दे रहे हैं, और सर्विस भी इंस्टेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। देयर इज नो नीड टू बी बार्गेन, बिकॉज वो ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ऐसी चीजें आपके लत डालने के लिए होती हैं। ब्रिटिशर्स ने भी शुरुआत में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी शुरुआत में इस तरीके की चीजें करी थी। मार्केट से चीजों को हटाया, यूरोपियन चीजों को लेकर के आए, उनका यूज करना शुरू किया, इसलिए कि एक बार यहां पर लत पड़ जाए। ब्रिटिश स्टाइल के कपड़े पहनने की लत पड़ गई, लोग पहनते हैं, तो वो तभी मार्केट में बिकेगा। नीड क्रिएट करनी पड़ती थी, ये लोग नीड क्रिएट कर देते हैं। ऐसे में ये जरूरी है
कि जो ये तरीके अपनाए जा रहे हैं, इन तरीकों से आज के समय में किसी भी कंपनी को डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया जाए या डिजिटल उपनिवेशीकरण की तरफ किसी कंपनी को बढ़ने से रोकना है, यदि अगर न सिर्फ हमारी कंट्री को बल्कि जिन कंट्रीज के साथ में इस तरीके के थ्रेटन कंडीशन है, तो उन्हें एक सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो ये है कि जो जिसको हम कह सकते हैं विनियमन, जो है विनियमन एक उपाय हो सकता है, और इसको आप जितना कठोर करके रखेंगे, इसको आप लचीला कर देंगे। अब क्या होता है कि कई बार हम लोग ग्लोबल ट्रेडिंग को भी बीच में देखते हैं, पर ग्लोबल ट्रेडिंग एक हाथ से तो नहीं होगा, दोनों हाथ से होगा। अब आप इस कंडीशन को गूगल ने अभी किया है, इस कंडीशन को आप सोच रहे होंगे कि अगर गूगल के प्लेटफॉर्म पे अगर किसी का कोई ऐप प्रोवाइडर है, उसका एप्लीकेशन वहां पर मौजूद है, वहां से वो कोई रेट लगा करके किसी प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो ऐसे में वो जो प्लेटफॉर्म है वो गूगल ने ही प्रोवाइड किया है प्ले स्टोर के रूप में, तो अगर उसका कुछ पैसा प्ले स्टोर के रूप में ले रहा है गूगल, तो इसमें अनर्गल क्या है, गलत क्या है? फिर मुद्दा वही है कि इसको नियंत्रित कौन करेगा? क्या ये 15 से 30, आप सोचिए किसी के ऊपर 30% तक लग रहा है। गूगल कह रहा है कि हमने देखा है कि लोगों की इतनी कमाई है कि वो 30% तक इजिली पे कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन भाई? कि इतना है इसलिए वो 30% तक इजिली पे कर सकते हैं। कोई 60% तक इजिली पे कर सकता है, तो आप उससे 60% ले लेंगे क्या? इसका एक रेगुलेशन होना चाहिए। सो कंपनीज उस रेगुलेशन को नहीं दिखा रहे, और फिर आप बेच इसलिए, आपका गूगल भारत के प्ले स्टोर में चल रहा है, चाइना में तो नहीं चल रहा। कहने का मतलब यह है कि अगर ये बेनिफिट आप मॉनेटरी वे में देख रहे हो, देन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपको मार्केट भी तो हम ही प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो जो मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सपोर्ट, वो मॉनेटरी सपोर्ट नहीं है क्या? आप इधर पैसे बढ़ा दोगे, हम आपका मार्केट खत्म कर देंगे। इस तरीके के रेगुलेशंस होने चाहिए। तो रेगुलेशंस केवल एक तरफ से ना हो। अब आप सोचिए कि आपने कंपनीज को दिखाया, और यहां पर एक और भी चीज जा रही है कि आपने बड़ी कंपनीज को क्या कर दिया, कुछ समय के लिए ही सही, अगर आपने डिलिस्ट कर दिया, तो एक धमकी सी चली गई छोटे नवाचारी कंपनियों के पास कि अरे यार पे नहीं करेंगे हम, अगर उनकी पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर हम उनको पे नहीं करेंगे तो हटा देंगे। अगर मेरा उनका तो एक दिन के लिए हट गया तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ होगा, मेरा तो 1 घंटे के लिए हट जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, पे कर दो यार। ऐसा भी हो सकता है, इस कंडीशन में भी जा सकते हैं। तो ये एक प्रकार की धमकी के रूप में भी तो है। ऐसे में एक सख्त विनियमन, एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन की आवश्यकता है, जो कि भारत सरकार को करनी भी चाहिए, और वो प्रकट भी कर रहे हैं, करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। इसीलिए 2 बार अभी डांट भी पड़ चुकी है। विनियमन इस आधार पर होना चाहिए कि जो हमारी घरेलू कंपनियां हैं, उनके इनोवेशन का, उनके स्टार्टअप्स का पूरा सम्मान उन कंपनियों को करना होगा, उनके हितों का ध्यान रखना होगा, और हमेशा नियम बनाते समय हमें अपनी कंपनी के प्रोटेक्शन की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इंडियन हैं, तो इंडियन कंपनी, जो घरेलू कंपनियां हैं, ऐसे कोई नवाचार न बन पाए कि हम वहां से एफडीआई या फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके चक्कर में हम लोकल मार्केट को खत्म कर बैठे। ये ना हो। इस रेगुलेशन को भी ध्यान में, इस पॉइंट को भी रेगुलेशन में ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली इस केस में हम भारत सरकार है तो क्या हुआ, है तो इंडिया में ही। डेफिनेटली हमें इतिहास से सीखना चाहिए, इतिहास का रेफरेंस ले सकते हैं हम। एंड इतिहास, हिस्ट्री इंडिकेट करता है, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाए। मैं इस टॉपिक से, मैं अपने सब्जेक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट लिटरली एक्चुअली यही तो है। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसका हिस्ट्री नहीं है? हिस्ट्री खुद का, हिस्ट्री सब्जेक्ट का भी अपना एक हिस्ट्री है, अन्य सब्जेक्ट्स का भी हिस्ट्री है, और हर चीज हिस्ट्री है। आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो पूरे पीछे की इकोनॉमी पढ़ेंगे तो हिस्ट्री है, पीछे की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हिस्ट्री है, पीछे की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री है, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री है।
तो हिस्ट्री तो सीखना ही पड़ेगा। और अगर उससे सीख करके अगर हम आज का प्रेजेंट और नेक्स्ट फ्यूचर सही कर रहे हैं, देन व्हाई शुड नॉट, करना चाहिए ना। तो एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम अपने इतिहास से सीखें, और हमारा इतिहास बहुत ब्राइट है और बहुत विस्तृत भी है और बहुत कुछ सिखाता है। तो हमें बहुत ज्यादा R&D नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम हिस्ट्री को ही थोड़ा सा देख रहे हैं तो R&D वहां पर ऑलरेडी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो चुके हैं वहां पर, तो वो हमें ऑलरेडी दिख जाएंगे ना। दूसरी बात यह है कि ऐसा ना हो कि ब्रिटिश उपनिवेश फिर से चले, इस पर ध्यान रखना ही चाहिए डेफिनेटली। अब एक मुद्दा यह भी है कि अगर आप सोचिए, जैसे इसमें अगर हम देखें कि भाई ये आखिर ये जो कंपनीज हैं ये भारत में एप्स को हटा रही हैं, अगर उन्हें इतना ही हटाने का शौक है तो भारत में आ ही क्यों रहे हैं? उन्हें नुकसान हो रहा है, भारत से चले जाओ। ऐप हटा दे रहे हो आप, भारत से नहीं जा रहे हो, ऐप हटा दे रहे हो आप। तो ये थोड़ा सा बांटो और राज करो की तरफ जा रहा है, यानी जो हमारे सपोर्ट में है और जो हमारे सपोर्ट में नहीं है। तो भारत के ही ग्रुप को दो भाग में आप बांटते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि जैसे सन 1600 या हम यूं कह सकते हैं 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोपियंस जो भारत आ रहे हैं, 15वीं 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो यूरोपियंस की हरकतें हैं वो भारत की तरफ, भारत में आ क्यों रहे हैं? आपने अंग्रेजों से के मुंह से भी हमेशा ये सुना होगा कि गाय और गोबर, सांप और सपेरों वाला ये देश किसी भी कीमत पे हमको सुहाता नहीं है। ये ब्लडी इंडियंस, इन्हें तमीज नहीं है, इनके संस्कार नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुनी, देखी, जानी, समझी होंगी। जो भाषाएं इस तरीके से प्रयोग करी जाती थी कि एक नस्ली टिप्पणी की जा सके। लेकिन आश्चर्य होता है उस इतिहास को पढ़ते समय कि जब वो हमारे देश पर इतनी टिप्पणी करते ही थे तो हमारे देश पे इतने दिन तक थे ही क्यों? नहीं पसंद है चले जाओ, बना रहने दो हमें गाय गोबर, बना रहने दो हमें पिछड़ा, रूढ़िवादी रहने दो हमें, क्यों सुधारने में लगे हो? वही चीज इन कंपनीज के ऊपर भी लागू होती है। बेसिकली वो उन चीजों को बर्दाश्त करने के बाद भी भारत में थे क्योंकि उन्हें औपनिवेशिक शासन कंट्रोल करना था और नियंत्रण में रखते हुए कंटिन्यूशन में रखना था, उसे बनाए रखना था। रीजन बिहाइंड कि वो जो मार्केट भारत प्रोवाइड कर सकता था उस समय, या इंडीज रीजन जो वो मार्केट प्रोवाइड कर सकते थे, वो कोई दूसरा नहीं प्रोवाइड कर सकता था। मसालों इत्यादि के लिए, वस्त्र इत्यादि के लिए, जूट के लिए, अफीम के लिए जो मार्केट भारत प्रोवाइड कर सकता था, चाय इत्यादि के लिए, वो मार्केट दूसरा जगह प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। सिमिलरली आज की जो सिलिकॉन इंडस्ट्रीज हैं ये, इनको भी भारत, अब भारत में आपको मालूम है कि डिजिटलीकरण के लिए सबसे बड़ा मार्केट भारत है इस समय, मतलब काफी बड़ा मार्केट है अगर हम चाइना के बाहर इन चीजों को देखते हैं तो। जैसे उस समय कच्चे माल के लिए उपनिवेशवादी जो साम्राज्य हैं उनको भारत की आवश्यकता थी, मसालों के लिए भारत की आवश्यकता थी, भारतीय भूमि की आवश्यकता थी, उसी तरीके से आज भी अगर आप देखोगे तो डिजिटलीकरण का जो बाजार है वो आपको भारत में बहुत बड़ा मिलेगा। ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। और वो जब बहुत बड़ा बाजार मिल रहा है तो ये उस बात का उत्तर है कि अगर हमारा बाजार बड़ा है, अगर हमारा डिजिटल बाजार अगर बड़ा है तो इस बार इसका फायदा उठाने की बारी हमारे भारत की होनी चाहिए, ना कि दूसरों की होनी चाहिए। और इस तरीके का रेगुलेशन इसके बीच में आना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये एक उपाय है कि हम इस दिशा में बात करें, हम डोमिनेंस कंडीशन में उनको रखें, स्वयं ना हो, हम उन्हें डोमिनेट कर सकें। एक्चुअली उनको नीड है बाजार की, डिजिटल तो हम खुद भी हो सकते हैं, आवश्यकता पड़ेगी जिस दिन। तो अल्टीमेटली इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज फिर वही आ जाती है, इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वही आ जाती है कि
जिस तरीके की ये बड़ी टेक कंपनीज हैं, और जब हम स्टार्टअप्स हो चुके हैं, तो अब भारत सरकार को हमारे स्टार्टअप्स पर, भारत सरकार ने भरोसा दिखाया है और स्टार्टअप्स को जगाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जब स्टार्टअप्स बन चुके हैं, तो अब फिर से भारत सरकार को अपने स्टार्टअप्स पे न सिर्फ और भरोसा बल्कि और अधिक सपोर्ट करने की आवश्यकता है। दो मायने में कि ये स्टार्टअप्स की सुरक्षा हो सके, इन्हें कोई भी बड़ी डिजाइन टेक के हाथों में इनके भविष्य को ना सौंपा जाए, साथ ही साथ इन्हें और सपोर्ट प्रदान किया जाए कि वो इस तरीके से इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं वो खुद एक बड़े डिजाइन टेक की तरफ अपना कदम बढ़ा सके। सो एक कंक्लूसिव रिजल्ट निकलता है कि क्या भारत का खुद का सर्च इंजन जो गूगल के समकक्ष हो, गूगल के समकक्ष या ऊपर हो, नहीं बन सकता? ये एक प्रश्न है, ये एक विचार है। क्या इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है? और क्या दुनिया में सभी देश गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या गूगल के बिना क्या कोई ऐसी कंट्री नहीं जिसका अपना खुद का सर्च इंजन है और फिर भी वो ग्लोबली इंटरेक्ट है? अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हमने गूगल को लेना बंद कर दिया तो हमारे गूगल के सर्विसेज लेना बंद कर दिया तो हमारे ग्लोबल वर्ल्ड पर, ग्लोबल जो ट्रेड रिलेशंस हैं उन पर कोई विशेष खतरा मंडराने लगेगा, तो ऐसी तो एक नहीं कई कंट्रीज हैं जिन्होंने इस तरीके की कंपनीज का अपनी कंट्री में एंट्री ही बैन कर रखी है। दुनिया में सब जगह यूट्यूब नहीं चल रहा है, दुनिया में सब जगह फेसबुक नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, ट्विटर नहीं है ही नहीं, प्रवेश है ही नहीं। कई जगहों पर तो बिल्कुल निषेध है। उनके अपने खुद के ऐप डेवलप्ड हैं, वो अपने देश में उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। और यदि अगर ऐसा होगा तो ये भारत के नवाचार को एक ना सिर्फ नई दिशा प्रदान करेगा बल्कि एक जो दूसरी कंट्रीज हमारे देश को डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनसे अबव ऊपर उठ चुके होंगे। फिर हम ये शब्द का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते कि भारत इस कंडीशन में होगा कि वन डे वी विल डोमिनेट देम, क्योंकि भारत की पॉलिसी में कभी रहा ही नहीं कि हम किसी को डोमिनेट करें। बट डेफिनेटली हम सबसे ऊपर उठने का प्रयास हमेशा से करते आए हैं, वो कर सकते हैं। हम इंडिया को लीड कर सकते हैं, स्ट्रांग इकोनॉमी बना सकते हैं। और उन सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये कंपनीज डेटाबेस का इस्तेमाल करती हैं जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारी आइडेंटिटी को भी इनटेक करती हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का खतरा भी बन जाता है कि क्या इसका मिसयूज भी हो सकता है। कंपनीज जब आज के समय में इस तरीके से धमकियां प्रस्तुत कर सकती हैं, क्या नाम है, इस तरीके के लगान जैसे टैक्सेस को लगा करके, लगानी है ये और क्या है जो गूगल ने लगाया एक तरीके से, तो क्या इसको जो है कंपनी जो है इसका मिसयूज नहीं कर सकती, आगे अपने रूल रेगुलेशंस में चेंज नहीं कर सकती? फिर वो एक मुद्दा बनेगा, कंट्रोवर्सी होगी, झगड़े होंगे, विवाद होगा। उससे अच्छा है कि हम उस चीज को स्वयं डेवलप करके हम खुद ही एक अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में आए, और उससे हमारे यहाँ रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भारत में जो डिजिटल भविष्य है वो और ज्यादा सिक्योर होगा, स्ट्रांग होगा, और इंडिया जो है वो वर्ल्ड सेंट्रिक हो सकेगा। यानी अभी जो हमें अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है या फिर दूसरे इस तरह की कंट्रीज की तरफ देखना पड़ता है, तब वो सारी चीजें काफी हद तक इंडिया की तरफ सिंक होकर के आने का प्रयास करने लगेंगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतना नवाचार करने के लिए हमारे देश में इसकी योग्यता नहीं है। राजनीतिक इच्छा या फिर युवा इच्छा शक्ति या फिर जो हम बौद्धिक इच्छा शक्ति की जब बात करते हैं, इनमें से किसी की भी कमी फिलहाल तो नहीं है। तो क्या हम यहां से यह भी देख सकते हैं
कभी कभी क्या होता है, किसी अच्छी चीज की शुरुआत किसी एक किक से होती है, इज़न्ट इट? क्या ये वो किक है जिसे अब बर्दाश्त करके भारत को उस दिशा की ओर बढ़ चलना चाहिए? कहते नहीं कि ठोकरों से इंसान कई बार सीखता है, तो क्या ये वो ठोकर है जो अब हमें ये इंगित कर रही है कि अब हमें अपने डिजिटल युग को खुद क्रिएट करना होगा? भारत ने बहुत कम समय में अपने आप को डेवलप कर लिया है, अपने आप को डेवलपमेंट मतलब डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ बढ़ने के लिए जितने भी कार्य करने थे वो किए हैं। काफी निकट हैं हम उस सब कंडीशंस के। डेवलपिंग स्टेज से तो हम काफी ऊपर उठ चुके हैं, अब काफी निकट हैं अब डेवलप कंट्री के। तो डेफिनेटली हमें इन सब दिशाओं के ऊपर विचार करते रहना चाहिए। अब मेरा अंत में आपसे प्रश्न है कि इस सब चीजों को जानने के पश्चात अगर मैं आपसे सिर्फ यही प्रश्न पूछूं, अलग से ना बना करके यही प्रश्न पूछूं कि क्या ज़ाइन टेक कंपनीज वर्तमान में ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 की भूमिका निभा रही हैं, तो आप इसका उत्तर अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? दूसरा, ये जो एनालिसिस है ये आपको कैसा लगा, ये जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, इन पूरे मुद्दे पर आप अपने विचार खुले तौर पर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आप में से कुछ विचार अगर ऐसे होंगे जिस पर हमें अपने तर्क प्रस्तुत करने होंगे और उन पर आवश्यकता पड़ेगी तो हम इस सेशन का पार्ट 2 भी ला सकते हैं। और हाँ, अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेन है इसमें, 19 तारीख को इसका डिसीजन भी आना है, सुनवाई भी होनी है, उस समय कुछ नए हो सकता है कि चीज़ें आएँ, तो हम इसके बाद में इसके जो डेवलपमेंट्स होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तब तक आप एक हेल्दी डिस्कशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं, करिएगा, आपको हम उसमें भी रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। आप जो है हमारे इस चीज़ पर डिस्कशन करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हाल ही में 4 मार्च से शाम को 6 बजे प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक का एक यूपीएससी के लिए 2025-26 को टारगेट करते हुए बैच शुरू किया गया है, जिसमें देर ना करें एडमिशन लेने के लिए। आप विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करके तुरंत 24,999 में आप इसे प्राप्त करें। आशा करते हैं कि आप इसे ठीक तरीके से समझ पाए होंगे। और मैं आपको जाने से पहले आपको बता दूं कि आप मुझसे अपने सुझाव virad.dube@studiiq.com इस पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और उसमें आपको फाइंड करना होगा virad.dube। बस इतना फाइंड करेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ जो है वो मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। और आप इस तरीके से जो ये केस स्टडी टाइप वीडियोस हैं, अगर आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, अगली किस चीज पर आप वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो जो है आप किस पर डिटेल्ड वीडियो के रूप में चाहते हैं। अगर वो टॉपिक करंट से रिलेटेड होंगे और आपके यूपीएससी या फिर यूपीएससी के भविष्य में आने वाली संभावनाओं को देखते हुए अगर आपके वो टॉपिक्स होंगे, तो डेफिनेटली हम उसका शुरू से लेकर के अंत तक का एक डीप एनालिसिस आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। आपका समय शुभ हो, इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।